स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। सीधे मौत का तरीका पूछना, ये तो पक्का आत्मविश्वास है। आरव की आंखें मटक गईं, उसकी शरारती प्रकृति उभर आई। क्या तुम उसके सिर पर शौच कर सकते हो? बस कल्पना करो, एक सम्मानित रहस्यमय अमर चैन जियान जीत को अपनी मुट्ठी में समझ रहा है, तभी अचानक उसके सिर पर एक ढेर गिर जाए। कितना रोमांच होगा। छोटा श्वेत सीओ बाई पहले तो छाती ठोंककर कह रहा था कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सुनकर वह तुरंत जम गया। वह केवल शर्मिंदा होकर सिर हिला सका। मैं नहीं कर सकता। वह शुरू से ही कोई सामान्य प्राणी नहीं था, और अब तो उसका भौतिक शरीर भी नहीं है। शौच करने जैसा इतना मुश्किल काम शायद वह इस जीवन में कभी न कर पाए। यह एक जातिगत कमी है। हाय रे, आरव ने आह भरी और ईमानदारी से कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा न सको। बहुत पहले कब कहा था? छोटा श्वेत थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन जिस तरह से पिता बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि वह वास्तव में उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तुम शौच भी नहीं कर सकते, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है पिताजी से, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। संप्रदाय प्रमुख आरव ने पिछले शरारती बच्चे से सबक सीखा। वह तुरंत एक सर्वशक्तिमान पिता की छवि स्थापित करना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसे नजरअंदाज न करे। असर काफी अच्छा रहा। छोटा श्वेत उसकी शेखी से पूरी तरह दंग रह गया था। हालांकि दूसरे लोग उनकी मानसिक बातचीत नहीं सुन सकते थे, न ही छोटा श्वेत को देख सकते थे, लेकिन आरव का पुनर्जीवन सभी को चौंका गया। सामने खड़ा नगर प्रमुख आखिरकार सदमे से उबर पाया। तुम मरे क्यों नहीं? उसने आरव की ओर इशारा किया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। सिर्फ न मरना ही काफी नहीं था, मुख्य बात यह थी कि आरव को कोई चोट भी नहीं लगी थी। ऐसा लगा जैसे अभी अभी हुआ हमला कभी हुआ ही नहीं था। ये बहुत अजीब था। हाय, हर कोई वही घिसी पिटी बातें कहता है। बस तुम्हें छेड़ रहा था और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। जैसे ही आरव के शब्द समाप्त हुए, नगर प्रमुख ने एक बार फिर से मूल सार कलश एसेंस्कॉर को सक्रिय कर दिया। चूंकि वह आरव को मार नहीं सका, तो पहले दूसरों को मार देता है। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह सदा विजयी मूल सार कलश दूसरों पर अप्रभावी होगा। पलक झपकते ही सभी स्थिर हुए अभ्युदयकर्ताओं असेंडर्स को अपने दिल में जकड़न महसूस हुई, और उनके अस्तित्व की गहराई से एक ठंडक उठी। चाहे वह उनके राजभवन लोक डाउ पैलेस रेल्म, पवित्र क्षेत्र सेक्रेड डोमेन्स, या देव नियति लोक हेवनली फेट रेल्म हो, उनके भीतर एक काला कमल की लौ प्रकट हुई। एक बार जलने पर शरीर और आत्मा दोनों का पूर्ण विनाश बस समय की बात थी। पिताजी, वह चाहते हैं कि मैं दूसरों को मार दूं, छोटा श्वेत ने तुरंत स्थिति बताई। आरव ने जल्दबाजी में कहा, वे लोग पिताजी के दोस्त हैं, तुम उन पर हमला करने की हिम्मत मत करना। मानसिक रूप से संवाद करते हुए वह ऊंचे आकाश में उड़ गया और उसने पूरे दर्शकों को हाथ हिलाया। छोटा श्वेत के सहयोग से सभी के शरीर पर काले कमल की लपटें चुपचाप बुझ गईं और ठंडक गायब हो गई। इतनी छोटी मोटी तरकीबें मेरे सामने दिखाने की हिम्मत। उसने अपना बायां हाथ पीठ के पीछे रखा और अपने दाहिने हाथ से अपनी चोला रोब स्लीव फिर से लहराई। हट जाओ। इसके बाद सभी के शरीर पर लगे बंधन गायब हो गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। ये कदम बहुत शानदार था। दिखावा करने का असर बेहद उत्कृष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक हल्के से झटके से सभी को बचा लिया हो। संप्रदाय प्रमुख आरव तो बस भगवान हैं। एक हाथ के इशारे से दुष्ट जादू को दूर कर देना, ये कैसी शक्ति है? सभी ने प्रशंसा से ऊपर देखा और थोड़ी श्रद्धा महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह असंभव है, सामने खड़े नगर प्रमुख ने हैरानी में चिल्लाया। यह नगर मूल सार कलश अभ्युदय युद्ध असेंशन वॉर के दौरान एक मुख्य हथियार था। हालांकि इसकी महान शक्ति के पीछे बड़ी मात्रा में अमर क्रिस्टल इमॉर्टल क्रिस्टल्स का जलना और कीमत के रूप में अमर आत्मा इमॉर्टल सोल के एक हिस्से की खपत भी थी, इसलिए वह इसे अत्यंत आवश्यक होने पर ही बलिदान करता था। इस मूल सार कलश की शक्ति के सामने रहस्यमय अमर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि थोड़ी कमजोर ताकत वाले स्वर्ण अमर गोल्डन इमॉर्टल्स भी बख्शे नहीं जाते। आखिरकार यह एक अमर नगर का मूल कोर था। मैं विश्वास नहीं करता। मारो, उन्हें मारो। उसने हताश होकर मूल सार कलश को प्रेरित किया और उसकी अपनी अमर आत्मा और राजभवन लोक डाउ हार्ट को ओवरड्राफ्ट करके जलाया गया। जेड शासक जेड रूलर तेजी से घूमता रहा और अंत में वह छाया शैडो को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। ये वास्तव में एक प्रोपेलर जैसा लग रहा था।
हवा तेज चली और ब्रह्म फैंटम्स भारी थे। भीड़, जो अभी अभी बची थी, सतर्क और चौकस दिखी, क्योंकि उन्होंने फिर से जैद शासक से एक खतरनाक आभा महसूस की जो सभी को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर उन्होंने एक चुटकी की कुरकुरी आवाज सुनी। चट। नगर प्रमुख के पागल और हताश मुद्रा से अलग, संप्रदाय प्रमुख आरव शांत और संयमित थे। हल्के से चुटकी बजाने के बाद उनके नेक बेटे ने तुरंत फिर से सहयोग किया। तो नगर प्रमुख का अमर कवच और कपड़े तुरंत राख में बदल गए। फिर ये शानदार नगर प्रमुख सभी के सामने नग्न होकर प्रस्तुत हुआ। अरे बाप रे! त्रिनेत्री व्याघ्र सीधे कूद कर आ गया, उसके चेहरे पर श्रद्धा थी। भाई, तुमने कपड़े उतारने की यह तकनीक कैसे की? यह एक दिव्य कौशल है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? क्या उसने खुद को जला डाला? नगर प्रमुख की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दूसरों को भी अत्यंत अविश्वसनीय लगा। उसने खुद मूलसार कलश को सक्रिय किया तो यह उस पर ही उल्टा कैसे पड़ सकता है? हा 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 हा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे नग्नता का शौक हो? छे छे छे, एक सम्मानित रहस्यमय अमर, सचमुच बेशर्म। यह जरूर संप्रदाय प्रमुख आरव ने किया होगा। हा हा हा, देखो नगर प्रमुख कैसे घबरा रहे हैं। भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई और अनियंत्रित होकर हंसने लगी, नगर प्रमुख के शर्मनाक रूप की ओर इशारा करते हुए। इससे पहले ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह चींटियों पर नियंत्रण कर रहा हो, लेकिन अब उसके पूरी तरह से अपमानित रूप को देखकर उन्हें तुरंत अत्यंत आराम महसूस हुआ। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि इस अमर नगर के अन्य निवासी, जो दूर से देख रहे थे, भी हैरान थे। ये बहुत अजीब था, है ना? भले ही वह पूरे दर्शकों को नष्ट कर सके, नगर प्रमुख की जीवन भर की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दफन हो जाएगी। क्या वह अभी भी हमें चुप कराने के लिए नहीं मारेगा? तुम मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करते हो? मर जाओ! शानदार नगर प्रमुख पागल हो गया, पूरी तरह से पागल। मुझे मौत दो! उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसने जैद शासक को पागलपन में प्रेरित करना जारी रखा। आरव को तो ये भी संदेह था कि वह उस प्रोपेलर द्वारा जमीन से उठा लिया जाएगा। ये दुखद है, मूलसार कलश पहले से ही आरव का था, इसलिए उसके प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ थे। ठीक है, इसे समाप्त करने का समय आ गया है। उसने अपने नेक बेटे को आंख मारी और फिर से चुटकी बजाई। छोटा श्वेत समझ गया। तो अगले ही पल नगर प्रमुख के राजभवन लोक की गहराई में काली आग के कमल की एक लौ उठी। ये तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। नहीं, एक तीखी चीख के साथ धुआं उठा और यह 5वें दर्जे का रहस्यमय अमर पूरी तरह से नष्ट हो गया। सचमुच मर गया। सभी को बस एक मोह ट्रांस महसूस हुआ। शुरुआत में जब संप्रदाय प्रमुख आरव कार्रवाई करना चाहते थे तो सभी ने उन्हें धैर्य रखने के लिए समझाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। उसे दूसरे पक्ष को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। दुश्मन शक्तिशाली था, इसलिए उसे धीरे धीरे योजना बनानी चाहिए। किसे पता था कि वह इतना भयंकर होगा? नगर प्रमुख और सेनापतियों से लेकर सभी दुश्मन नष्ट हो गए। अगर उन्हें पता होता कि वह इतना मजबूत है तो वे पहले पोतों ग्रैंडसन्स की तरह व्यवहार क्यों करते? उन्हें तुरंत दूसरे पक्ष से निपटना चाहिए था। एक समय के लिए गुह्यकोश खगेश गीकैंग स्वॉर्ड सेंट, शून्य अतल असुर साधक, वॉइड अबिस डेमन सेंट और स्वर्ण नाग राजा गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे मास्टर्स खुद पर गहराई से चिंतन कर रहे थे। हर बार जब संप्रदाय प्रमुख आरव कार्रवाई करते थे तो वह लापरवाह, मूर्ख और आवेगी लगते थे, लेकिन हर बार वह आसानी से जीत जाते थे। वह एक सच्चे मास्टर थे। भविष्य में उन्हें उन पर और अधिक विश्वास करना चाहिए और उन्हें कभी भी उनके निर्णयों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख, एक और महान जीत पर बधाई। मोहन मोचैन उसकी चापलूसी करने के लिए दौड़ा, लेकिन आरव ने इसकी सराहना नहीं की और इसके बजाय दूसरी तरफ इशारा किया। वहां त्रिनेत्री व्याघ्र लूट के माल को इकट्ठा करने में व्यस्त था। अमर मोहन बहुत हतोत्साहित हुआ। धिक्कार है, वह उस व्याघ्र दानव जितना होशियार नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि पहले क्या करना है, तो वह भी जल्दबाजी में लूट का माल इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ा। जिस नगर प्रमुख का नाम भी उन्हें कभी पता नहीं चला, उसे मारने के बाद दिनेशपुर नगर डिंकू सिटी आरव के हाथों में आ गया। हम यहाँ नए हैं और हमें बसने के लिए जगह ढूंढने की चिंता थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आसमान ने हमें एक नगर भेजा है। उसके शब्दों ने सभी को उत्साह से भर दिया। संप्रदाय प्रमुख आरव बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये केवल हमारे परोपकारी ही कर सकते थे। वास्तव में अगर भाई आरव नहीं होते तो यह एक आपदा होती। कौन सोच सकता था कि अभ्युदय के बाद पहले ही दिन हमें एक अमर नगर मिलेगा? ये शुरुआत किसी भी पिछले अभ्युदयकर्ता से सैकड़ों गुना बेहतर होनी चाहिए, है ना? ये सच्चाई थी। अतीत में अभ्युदयकर्ताओं के लिए सबसे बुरा भाग्य मारा जाना या गुलाम बनना था। सामान्य तौर पर वे सबसे निचले स्तर पर अकेले साधकों के रूप में शुरुआत करते थे और धीरे धीरे ऊपर उठते थे। सबसे भाग्यशाली लोगों को पता चलता था कि उनके पिछले निम्न लोक संप्रदाय के ज्येष्ठ एल्डर्स पास ही थे और उन्होंने यहाँ तक कि एक शक्ति भी स्थापित कर ली थी।
इस तरह वे कम से कम शुरुआत से ही आंतरिक शिष्य या मुख्य शिष्य बन सकते थे। लेकिन इस समूह की तुलना में उनका व्यवहार दुनिया से अलग था। संप्रदाय प्रमुख आरव ने हाथ हिलाया, ये घोषणा करते हुए कि दिनेशपुर नगर का आंतरिक नगर उड़ान गरुड़ संप्रदाय फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट द्वारा अधिकृत किया जाएगा, जबकि बाहरी नगर को विभिन्न क्षेत्र लोगों रेल्म डोमेन्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाएगा। आखिरकार यह नगर अविश्वसनीय रूप से विशाल था और यह 1,20,000 लोगों को आसानी से समायोजित कर सकता था। इसके अलावा वे यहाँ मास्टर बनने आए थे, न कि सामान्य निवासी। इन 1,20,000 अभ्युदयकर्ताओं में से अधिकांश अनुभवी संप्रदाय प्रमुख, ज्येष्ठ और यहाँ तक कि क्षेत्र लोक स्वामी रेल्म डोमेन लॉर्ड्स भी थे। उन्हें संप्रदाय प्रमुख आरव की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वे इस जगह को स्वयं व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित कर सकते थे। जल्द ही विभिन्न क्षेत्र लोगों के नेताओं ने अपने संबंधित गतिविधि क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया। नगर के भीतर अमरसार इमॉर्टल एसेंस बाहर की तुलना में बहुत सघन था और वे छोड़ने के अनिच्छुक थे। बाद में समूह ने नगर के मूल निवासियों को यहाँ की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। अब तक अमरलोक के बारे में उनकी समझ अभी भी मूल रूप से एक कोरापन्ना थी। नगर के मूल निवासियों ने यह नहीं अंदाजा लगाया कि नगर पर कब्जा करने वाले ये बाहरी लोग निम्न लोक से आए थे। एक अभ्युदयकर्ता के प्रकट हुए 1 करोड़ 10 मिलियन वर्ष हो गए थे और कई नगर निवासी केवल 10,000 वर्षों में ही पैदा हुए थे, या यहाँ तक कि उन्हें निम्नलोक अभ्युदय के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने केवल सोचा कि यह नदी पार करने वाले शक्तिशाली ड्रैगनों का एक समूह था। आखिरकार अमरलोक में अमर नगरों पर कब्जा करना असामान्य नहीं था। पिछले नगर प्रमुख ने वास्तव में स्वयं ही पद पर कब्जा कर लिया था। अब यह नगर की दीवारों पर सिर्फ झंडे का बदलना था। ये मूल निवासी, जिनमें से कोई भी सत्य अमर ट्रू इमॉर्टल्स भी नहीं था, इस नए लोगों के समूह के साथ बहुत सहयोगी थे, सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। जल्द ही समूह ने अमरलोक के बारे में कई बुनियादी तथ्य सीखे। वर्तमान अमरलोक अब वह एकीकृत लोक नहीं था जो वह कभी था। चूंकि 1 करोड़ 10 मिलियन वर्ष पहले अव्यवस्थाग्रस्त बंजर भूमि कैओटिक वेस्टलैंड को नीचे गिराया गया था, अमरलोक भी 3 भागों में विभाजित हो गया था। फिर शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की मदद से 3 अमरलोक महाद्वीप या तो उड़ गए या डूब गए, अंततः ऊपरी, मध्य और निम्न अमरलोक का निर्माण किया। ऊपरी अमरलोक ने पूरे अमरलोक की अमर नसों और भाग्य को एक में इकट्ठा कर लिया, इसलिए अमरसार सबसे सघन था और नियमों को समझना आसान था। मध्य और निम्न अमरलोक बहुत बदतर थे। अतीत में अमर सम्राट, अमर राजा, सत्य अमर और स्वर्गीय अमर एक ही अमरलोक में थे, लेकिन अब महान शक्तियां सभी ऊपरी अमरलोक में प्रवेश कर चुकी थीं। निम्न स्तर के अमर दूसरी ओर निम्न अमरलोक में बने रहे। अमरलोक इस प्रकार भारी किलेबंद हो गया था जिसमें पद में स्पष्ट भेद थे। ऊपरी अमरलोक के अमर सम्राट निम्न अमरलोक में उतर सकते थे, लेकिन निम्न अमरलोक के निम्न स्तर मध्य अमरलोक में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऊपरी अमरलोक की तो बात ही छोड़िए। इस बदलाव ने मोहन, जो एक पूर्व अमर था, को अत्यंत असहज कर दिया। अमरलोक जो उसे याद था वह निम्न लोक से बहुत अलग नहीं था। ये भी कुलीन परिवारों और संप्रदायों से भरा हुआ था, केवल निम्न लोक से अधिक मजबूत था। लेकिन अब इसे अमर नगरों से बदल दिया गया था। अतीत में अमरलोक में एक ही जगह पर राजभवन लोक के विशेषज्ञ या यहाँ तक कि अमर सम्राट भी हो सकते थे। जैसा कि अब स्पष्ट विभाजन मौजूद है, वैसा नहीं था। तो इस परत में सबसे मजबूत रहस्यमय अमर प्रोफाउंड इमॉर्टल्स ही हैं, और ऊपर मध्य अमरलोक में सबसे कमजोर स्वर्ण अमर हैं। नहीं, यह उस तरह से भी विभाजित नहीं है। जिन मूल निवासियों से पूछताछ की जा रही थी, उन्होंने बार बार हाथ हिलाया। अगर आप मध्य अमरलोक में पैदा हुए हैं तो अभी भी मध्य अमरलोक में रहने का एक महान मौका है। केवल अत्यंत खराब योग्यता वाले लोगों को ही निम्न अमरलोक में भगाया जाएगा। हाँ, कुछ संप्रदाय मध्य अमरलोक में हैं, इसलिए उनके शिष्य भी स्वाभाविक रूप से मध्य अमरलोक में हैं। निम्न अमरलोक में भी स्वर्ण अमर हैं जिन्हें गलती करने के लिए पद से हटा दिया गया है। सभी ने एक दूसरे को देखा। इस अमरलोक की शैली उनके कल्पना से बहुत अलग थी। पद से हटाए जाने जैसी कोई चीज भी थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अभ्युदय उनकी सभी समस्याओं को हल कर देगा और वे यहाँ के अमरसार के लिए जयकार कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अमरलोक में बस सबसे खराब जगह थी। तो क्या ऊपरी अमरलोक में अभ्युदय करने का कोई तरीका है? अभ्युदयकर्ताओं के रूप में इनमें से अधिकांश लोग महत्वाकांक्षी थे और स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, अमरनगर अभ्युदय युद्ध। उनके परिचय के बाद सभी धीरे धीरे मध्य अमरलोक में प्रवेश करने के इस एकमात्र तरीके को समझ गए। 1 करोड़ 10 मिलियन वर्ष पहले अमरलोक 3 में विभाजित हो गया। उसी समय अमरनगर जमीन से उठ गए। स्थानीय अमर क्रिस्टल नसों को मूल के रूप में अमरनगर का सार अंततः बन गया। कुछ पहाड़ी संप्रदायों और अकेले साधकों को छोड़कर अमरलोक के अधिकांश मूल निवासियों ने अमरनगर में रहने की कोशिश की।
सामान्य तौर पर प्रमुख अमर नगरों को एक दूसरे पर हमला करने की अनुमति नहीं है। हर 10 लाख मिलियन वर्षों में एक अमर नगर अभ्युदय युद्ध होगा। प्रत्येक अमर नगर अभ्युदय युद्ध 100 वर्षों तक चलता है, जिसके दौरान प्रमुख अमर नगर एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। जीतने पर रिकॉर्ड में एक जुड़ जाता है, हारने पर एक घट जाता है। सरल और स्पष्ट। जितनी अधिक जीत जमा होती हैं, पूरे निम्न अमर लोक में रैंकिंग उतनी ही ऊंची होती है। अंतिम दिन रिकॉर्ड रैंकिंग में शीर्ष 10 अमर नगर के सभी निवासियों सहित पूरे के पूरे मध्य अमर लोक में अभ्युदय करेंगे। उसी समय मध्य अमर लोक अभ्युदय युद्ध में अंतिम 10 नाम निम्न अमर लोक में गिर जाएंगे। हर 10 लाख मिलियन वर्षों में एक बार। सभी अचानक समझ गए। तो पदोन्नति का ऐसा अवसर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले नगर प्रमुख हमें अमर मार्शल सेना में शामिल होने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए इतना व्यस्त थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें एक नई शक्ति के रूप में माना। निम्न अमर लोक में कितने अमर नगर हैं? कुल 1,80,18 मिलियन अमर नगर हैं। क्या यहाँ तक कि भय आरव का जबड़ा भी लगभग गिर गया? इतने सारे! ये सिर्फ निम्न अमर लोक है। सिर्फ एक नगर करोड़ों मिलियंस मील के घेरे को नियंत्रित कर सकता है। 1,80,00,000 अमर नगर, सभी बस कल्पना नहीं कर सके। इसके तुरंत बाद कुछ लोग नाराज हो गए। धिक्कार है, तुम्हारा अमर लोक इतना बड़ा है, लेकिन तुम अभी भी हमें निम्न लोक अभ्युदयकर्ताओं को ऊपर आने से रोकते हो। क्या ये जरूरी है? हम तुम्हारे अमर लोक में कितनी जमीन पर कब्जा करते हैं? हालांकि दूसरी ओर सभी को राहत मिली। वे मूल रूप से चिंतित थे कि एक अमर सम्राट किसी भी समय उतर सकता है और उन्हें मार सकता है। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो जगह इतनी बड़ी थी कि दूसरा पक्ष उन्हें ढूंढ ही नहीं सकता था। तो इस अभ्युदय युद्ध में कितने साल बाकी हैं? 10 साल बाकी हैं। बस 10 साल बाकी। पहले स्थान वाले नगर की कितनी जीत है? वर्तमान में शीर्ष नाम पंचसागर नगर 5C सिटी है और उन्होंने 157 जीत जमा की हैं। इतना अद्भुत! हाँ, उन्हें पिछले सत्र में मध्य अमर लोक से नीचे गिराया गया था और उनकी नींव अन्य अमर नगरों की तुलना में बहुत गहरी है। उनके पास पूरे 15 स्वर्ण अमर और सैकड़ों रहस्यमय अमर हैं। ये सुनकर कि 15 स्वर्ण अमर प्रभारी हैं, सभी के दिल बैठ गए। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। ये सही नहीं लगता। दंतकृंतक राजा किंग टूथ रैट ने आश्चर्य से कहा, अगर वे इतने मजबूत हैं तो 100 वर्षों तक हर जगह चुनौती देते हुए उन्हें 157 जीत से अधिक, यहाँ तक कि 15,700 जीत भी हासिल करनी चाहिए, है ना? सभी ने इसके बारे में सोचा और यह वास्तव में मामला था। पंचसागर नगर के लिए दिनेशपुर नगर जैसे नगर पर हमला करना क्या ये सांस लेने जितना आसान नहीं होगा? 100 वर्ष वास्तव में बहुत लंबा है। भले ही वे हर 2 दिन में एक लड़ाई लड़ें तो भी ये 10,000 से अधिक लड़ाइयाँ होंगी। मूल निवासी सिर हिलाते हैं। वे खुद से 3 कम जीत वाले नगरों को चुनौती नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए वे हमारे स्थिर स्वर्ग नगर फिक्स्ड हेवन सिटी को चुनौती देने के लिए नहीं आ सकते। इसके अलावा पराजित नगर के पास 1 वर्ष का युद्ध विराम होता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संप्रदाय प्रमुख आरव ने अपने होंठ मोड़े। उन अमर सम्राटों द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता नियम काफी विस्तृत हैं, जिससे कोई भी कमी ढूंढना असंभव हो जाता है। उनकी नज़रों में यह एक प्रतियोगिता से अलग नहीं था। हारने पर युद्ध रिकॉर्ड कम हो जाएगा और इस नियम के साथ कि आप 3 कम जीत वाले लोगों को चुनौती नहीं दे सकते, यह मूल रूप से सहयोग करके पागलपन में युद्ध रिकॉर्ड बनाने की संभावना को समाप्त कर देता है। तो हमारे अमर नगर का क्या? इसकी रैंकिंग क्या है? हमारे अमर नगर ने इन 90 वर्षों में 16 चुनौतियों का अनुभव किया है और वर्तमान में 2 जीत का एक संचयी है। 59,58,795 पर रैंकिंग। क्या इसकी रैंकिंग लगभग 60 लाख हुई है? सभी का खून लगभग थूक गया। इसके अलावा उन्होंने 16 बार लड़ने के बाद केवल 2 जीत जमा की हैं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। शीर्ष 10 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 10वें स्थान वाले नगर की वर्तमान जीत की संख्या क्या है? 10वां स्थान सहस्र रेशम नगर 1000 सिल्क सिटी है। उनके पास 6 स्वर्ण अमर प्रभारी हैं और वर्तमान में 98 जीत हैं। भीड़, जो मूल रूप से कोशिश करने के लिए उत्सुक थी, तुरंत चुप हो गई। काफी देर बाद गुह्यकोश खगेश ने गहरी आह भरी। ऐसा लगता है कि हम केवल अगले 10 लाख वर्षों तक इंतजार कर सकते हैं। शून्य अतल असुर साधक केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते थे। हाँ, अगले 10 लाख वर्षों में फिर से लड़ेंगे। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। भय आरव के अलावा दूसरों की लड़ाई की शक्ति स्वर्गीय अमर के स्तर पर भी नहीं थी। रहस्यमय अमर और स्वर्ण अमर की तो बात ही छोड़िए, ये लड़ना असंभव था। इसके अलावा पर्याप्त समय नहीं था। केवल 10 साल बाकी थे और वे पूरे 96 जीत से कम थे। ये भी इस आधार पर था कि 10वें स्थान की जीत अब और नहीं बढ़ेगी। अगले 10 लाख वर्षों में हमारे पास लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से होगी। ये सही है। यहाँ अमर मूलसार इमॉर्टल ओरिजिन चीक है। मुझे विश्वास है कि मैं छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकता हूँ।
एक 10 लाख वर्ष स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त है। ये उत्कृष्ट व्यक्ति सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे और उन्हें विश्वास था कि वे अगले 10 लाख वर्ष के अभ्युदय चक्र में निम्न अमरलोक को हिला देंगे। भाई आरव की सोच उनसे अलग थी। वह अब इस बारे में सोच रहा था कि क्या और अधिक लाभ हैं। चूंकि केवल 10 अभ्युदय स्लॉट हैं और शक्ति इतनी अलग है, तो पिछले नगर प्रमुख किस लिए इतने व्यस्त थे। स्थिर स्वर्ग नगर की शक्ति के साथ शीर्ष 10 की तो बात ही छोड़िए, वे 1 लाख में भी नहीं आ सकते थे। तो चुनौती देने का क्या मतलब था? क्या ये प्रयास की बर्बादी नहीं थी? प्रत्येक चुनौती जीत दूसरे पक्ष के अभ्युदय मंच के नियमों की आभा के एक हिस्से को छीन सकती है, जिससे हमारे अमर नगर के अभ्युदय मंच के नियमों की आभा बढ़ जाती है। जितनी मजबूत अभ्युदय मंच के नियमों की आभा होगी, इस अमर नगर के लोगों के लिए खेती करना उतना ही अधिक लाभदायक होगा। ऐसी अच्छी चीज थी। एक बार जब आप अमर स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो खेती मुख्य रूप से नियमों के आसपास घूमती है। अभ्युदय मंच कहाँ है? इस सवाल ने मूल निवासियों के समूह को हैरान कर दिया। उन्हें तेजी से महसूस हुआ कि बाहरी लोगों का ये समूह असभ्य जंगली जैसा लगता है। उन्हें कोई सामान्य ज्ञान नहीं था। हालांकि उनकी शक्ति वहां थी, और अमर लोक एक ऐसी जगह है जहां शक्ति बोलती है। अभ्युदय मंच वहां है। उन्होंने दूरी की ओर इशारा किया, जो वास्तव में ऊंचा मंच था जहां पिछले नगर प्रमुख ने पहले मूलसार कलश को बुलाया था। अभ्युदय मंच के अंदर नियमों की आभा सबसे केंद्रित है और अमर मूलसार भी सबसे प्रचुर है। यदि आप अंदर खेती कर सकते हैं, तो असर और भी बेहतर होगा। जब मूल निवासी समूह ने ये कहा, तो वे ईर्ष्या और उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सके। लेकिन अभ्युदय मंच का अंदर एक समय में केवल 10,000 लोगों को ही समायोजित कर सकता है, इसलिए हमने केवल इसके बारे में सुना है। ये सुनकर सभी पूरी तरह से प्रेरित हो गए। संत लोग सेंट रेल्म में प्रवेश करने और एक क्षेत्र डोमेन होने के बाद से सभी ने वास्तव में नियमों के साथ डील करना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने कभी भी ऐसी जगह के बारे में नहीं सोचा था जहां नियमों की शक्ति मजबूत हो और वे नियमों की आभा का सीधे करीब से सामना कर सकें। अतीत में वे बस आग के नियमों की खेती करने के लिए ज्वालामुखी में जाते थे, या पानी के नियमों की खेती करने के लिए समुद्र या झील में जाते थे। ये संप्रदाय प्रमुख आरव अभ्युदय मंच, क्या आपको लगता है कि यह यहाँ तक कि गुह्यकोश खगेश भी अपने हाथों को रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका पुराना चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था, एक चापलूसी वाले गुलदाउदी की तरह मुस्कुरा रहा था। बाकी सब भी आरव को उत्सुकता से देख रहे थे। कोई रास्ता नहीं था। शक्ति में सुधार का प्रलोभन बहुत बड़ा था। यह अभी भी अभ्युदय मंच के बाहर था, और उनमें से कई का क्षेत्र पहले ही फिर से ढीला हो गया था। अंदर की तो बात ही छोड़िए। बस इतना है कि अंदर केवल 10,000 स्थान थे, और इन स्थानों को कैसे वितरित किया जाए, ये स्वाभाविक रूप से परोपकारी आरव, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति भी थे, पर निर्भर था। मुझे पहले कुछ कहना है। मेरे 1000 से अधिक शिष्य भी इस बार ऊपर आए हैं। मैं 1100 स्थान पहले से आरक्षित करना चाहता हूँ। बाकी के लिए आप खुद बांट सकते हैं। भाई आरव विनम्र नहीं होंगे। उनके अपने लोगों के पास स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी शर्तें होनी चाहिए, भले ही उनके कई शिष्य केवल राजभवन लोक में हों। आखिरकार दूसरे अभी भी एक परत से अलग थे। ये सुनकर कि उन्होंने 1100 स्थान पर कब्जा कर लिया है, दूसरे निराश नहीं हुए, बल्कि उत्साहित थे। संप्रदाय प्रमुख आरव बहुत उदार हैं। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी भी 8,900 स्थान बाकी हैं, हमारे लिए बांटने के लिए पर्याप्त है। हाँ, धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख आरव। एक परोपकारी से अपेक्षित इतने उदार। वे सभी ज्ञानवान लोग थे। आरव के बिना सभी जीवित नहीं रह पाते। अभ्युदय मंच की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा इस जगह को भाई आरव ने जीता था। भले ही वह पूरे पर कब्जा करना चाहते, कोई और कुछ नहीं कहता। इस परिस्थिति में वह दूसरों के लिए पूरे 8,900 स्थान छोड़ने को तैयार थे, जिसे बहुत दयालु कहा जा सकता है। जबकि दूसरे स्थान आवंटित करने में व्यस्त थे, भाई आरव भी पिछली लड़ाई से लूट के माल की गिनती करने में व्यस्त थे। उस लड़ाई में सैकड़ों अमर कलाकृतियां, इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुईं। खासकर नगर प्रमुख, जिसने नाम छोड़े बिना अच्छे काम किए, उसके पास एक तीसरे दर्जे की अमर तलवार और एक दूसरे दर्जे का अमर कवच था। इसके अलावा एक उच्च श्रेणी का जादुई खजाना, स्वर्गीय नृत्य आत्मा चमक आवरण, हेवनली डांस स्पिरिट ग्लो कवर भी था, जिसका उपयोग खेती में सहायता के लिए अमर मूलसार को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। ये सीमा के भीतर अमर मूलसार की एकाग्रता को 3 गुना बढ़ा सकता था। भाई आरव ने फिर से अपना उपकरण बदल दिया। अमर गोलियां और अमर क्रिस्टल के अलावा अमर ताबीज और अमर सरनियां, इमॉर्टल टैलिस्मन्स एंड इमॉर्टल एरेज जैसी काफ़ी रणनीतिक सामग्री भी थीं। उन वस्तुओं के एक बैच का विनिमय करने के बाद, जिन्हें वह फिलहाल उपयोग नहीं कर सकता था, उसके अंक 313.5 अरब तक पहुंच गए। ये सोचकर कि प्रणाली सिस्टम को काफ़ी समय से अपग्रेड नहीं किया गया था, उसने फिर से अपग्रेड बटन पर क्लिक किया। इसके बाद प्रणाली पैनल बदल गया। स्तर 10, अंक 0, 1,00,000, 00, 00, 000।
उपलब्ध अंक 21,356, 67,55,458। वर्तमान कौशल, मेज़बान बिना किसी शीतलन समय के समय को पलटने के लिए अंक का उपभोग कर सकता है। नोट: पलटने के बाद मेज़बान की अपनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। जितना बड़ा पलटाव अंतराल होगा उतने अधिक अंक खर्च होंगे। अगले स्तर का कौशल, मेज़बान निर्जीव वस्तुओं को अपग्रेड करने के लिए अंक का उपभोग कर सकता है। नोट: लक्ष्य का मूल्य जितना अधिक होगा उतने अधिक अंक खर्च होंगे। भाई आरव को वर्तमान में समय पलटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अतीत में लौटकर पूरा करने के लिए कोई पछतावा नहीं था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। जल्दी से देखने के बाद एक दिन पहले लौटने में 100 मिलियन अंक खर्च होंगे और वह इसे बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थे। जहां तक अगले स्तर के नए कौशल, निर्जीव वस्तुओं को अपग्रेड करने की बात है, तो उन्होंने सबसे पहले आत्मा नसों, स्पिरिट वेन्स और अभ्युदय मंच के बारे में सोचा। अगर वह अभ्युदय मंच को अपग्रेड कर सकते तो क्या नियमों की आभा भी पतली हवा से एक उच्च स्तर तक उठ जाएगी। प्रणाली के स्तर 10 तक उन्नत होने के बाद उन्होंने स्तर 7 की लॉटरी 10 बार और निकाली। स्तर 7 की लॉटरी में प्रति ड्रॉ 1 अरब अंक लगते हैं, इसलिए 10 ड्रॉ में 10 अरब अंक लगे। हालांकि स्तर 7 की लॉटरी अभी भी इसके लायक है। 10 पुरस्कारों में 3 रैंक 3 अमर गोलियां थीं, जो वास्तव में रहस्यमय अमर को खेती के लिए हैं। लेकिन भाई आरव के लिए भले ही उन्हें एक रैंक 9 अमर गोली मिले, वह इसे सीधे अवशोषित कर सकते थे। एक पूरा रैंक 2 अमर कलाकृति, पृथ्वी बंधन आत्मा धूल धनुष अर्थ बाइंडिंग स्पिरिट डस्ट बो भी था, लेकिन दुर्भाग्य से भाई आरव एक तीरंदाज बनने की योजना नहीं बना रहे थे। उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी नियमखंड रूल फ्रैगमेंट्स थे, और स्तर 7 की लॉटरी ने वास्तव में स्तर 2 के नियमखंड उत्पन्न किए। स्तर 2 नियमखंड किसी भी मुख्य नियम को दक्षता लोक प्रोफिशिएंसी रेल्म में अपग्रेड कर सकता है, या किसी भी 10 मुख्य नियमों को छोटी सफलता लोक माइनर सक्सेस रेल्म में अपग्रेड कर सकता है। ये ठीक वही है जिसकी उन्हें अभी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब तक उनके राजभवन लोक के सभी 992 मुख्य नियम को छोटी सफलता लोक में अपग्रेड नहीं किया जाता है, तब तक वह सीधे स्वर्गीय अमर के स्तर को छोड़ देंगे और एक रहस्यमय अमर बन जाएंगे। क्योंकि रहस्यमय अमर को हासिल करने के लिए सभी मुख्य नियमों को छोटी सफलता लोक में अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। जहां तक स्वर्गीय अमर की बात है, मुख्य नियमों के लोक के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक आधार यह है कि आध्यात्मिक शक्ति और अमर आत्मा लोक को भी तालमेल रखना चाहिए। भाई आरव इन चीजों की खेती नहीं करेंगे, वह केवल पूरे रास्ते अमर गोलियां खाने की योजना बनाते हैं। वह इतने महत्वाकांक्षी नहीं हैं। चूंकि स्तर 7 की लॉटरी वह निकाल सकती है जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए संकोच करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने 1 और 100 अरब खर्च किए और 1 और 100 लगातार ड्रॉ किए। अंत में उन्होंने 12 स्तर 2 नियमखंड प्राप्त किए, 120 मुख्य नियमों को छोटी सफलता लोक में अपग्रेड किया। जहां तक दिव्य श्रेणी के प्रतिभा बीज जैसी अन्य चीजों की बात है, उन्होंने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा उन्होंने रहस्यमय अमर स्तर की खेती तकनीकों के 2 सेट और रहस्यमय अमर स्तर की मार्शल आर्ट्स के 4 सेट भी प्राप्त किए। उन्होंने इन चीजों को बाद में खोलने की योजना बनाई। समाप्त करने के बाद उन्होंने गुणसूत्र आरेख चैंजी डायग्राम खोला और अपने सभी शिष्यों को रिहा कर दिया। इस बार उन्होंने उस खजाने की बोतल छद्म अमर दुनिया में पूरा 1 साल बिताया। अब जब शिष्य फिर से बाहर आ गए हैं, तो उनकी खेती हर गुजरते दिन के साथ बदल गई है। अंदर वे 20,000 से अधिक वर्षों से वहां थे। इसके अलावा हुआंग ने आध्यात्मिक नसों को अमरसार इमॉर्टल एसेंस ची के स्तर तक उन्नत किया और उनकी अपनी योग्यता भी सुधार दी गई, इसलिए उनकी खेती स्वाभाविक रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ी। निया शर्मा, लिन निगम और लियाना, ये 3 दूसरे दर्जे की योग्यता वाले शिष्य सभी संत लोक के देर के चरण लेट स्टेज ऑफ द सेंट रेल्म तक पहुंच गए हैं, जबकि लोकेश, विनायक और अन्य दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य भी सभी संत लोक तक पहुंच गए हैं। हालांकि चौथी पीढ़ी के शिष्य बहुत खराब थे, क्योंकि उनकी अधिकांश योग्यताएं अभी भी केवल चौथे दर्जे की हैं। 900 से अधिक लोगों में से केवल 3 प्रवेश संत लोक एंटरिंग सेंट रेल्म तक पहुंच पाए हैं और बाकी अभी भी राजभवन लोक में हैं। इस बार बाहर आने पर भाई आरव के लिए 75.2 अरब अंक और जुड़ गए, लेकिन समय बहुत लंबा होने के कारण भी अंदर की गोलियां लगभग खत्म हो गई थीं। संप्रदाय प्रमुख, ये समय बहुत लंबा था। हाँ, क्या हमने फिर से जगह बदल दी? सभी को जो याद था वह खजाने की बोतल के अंदर की नकली अमर दुनिया थी। अब आसपास देखते हुए यह एक नगर लगता है। यहाँ अमरसार पहले की तुलना में कई गुना अधिक समृद्ध है। सच में, क्या संप्रदाय प्रमुख ने फिर से किसी और के संप्रदाय को नष्ट कर दिया? पिछली जगह बस एक नकली अमर दुनिया थी, ये जगह असली अमर दुनिया है। भाई आरव ने अपनी सांस बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थे और सीधे ज्येष्ठ मोहन से उन्हें समझाने के लिए कहा। सभी ने लगातार आश्चर्य, विस्मय और सदमे के बीच जल्द ही हाल ही में क्या हुआ था, ये सीखा।
संप्रदाय प्रमुख अमर दुनिया में भी हमेशा की तरह शानदार हैं। बेशक संप्रदाय प्रमुख लड़ाई में अजेय हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि अमर दुनिया में भी संप्रदाय प्रमुख एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं। संप्रदाय प्रमुख के योग्य। एक लंबे अंतराल के बाद शिष्यों के चापलूसी कौशल में कमी नहीं आई है। भले ही वे अमर दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन यह उन्हें आसमान तक शेखी बघारने से नहीं रोकता है। भाई आरव ने इसका खूब आनंद लिया, इसलिए उन्होंने फिर से खुलकर पुरस्कार वितरित करना शुरू कर दिया। इन दिनों की लगातार लड़ाइयों के बाद जब्त की गई अमर गोलियां और अमर क्रिस्टल स्वाभाविक रूप से खुद इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन संत गोलियां, खजाना गोलियां और आत्मा पत्थर शिष्यों के लिए छोड़े जा सकते थे। उन अंगूठियों को देखते हुए जो फिर से भरी हुई थी, शिष्य क्या कहें यह नहीं जानते थे। साधकों के लिए संसाधन सबसे कीमती और सबसे मुश्किल से प्राप्त होने वाले होते हैं। उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन अब जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें हजारों वर्षों तक खेती करने के लिए गुरसूत्र आरेख आश्रम में फिर से भेजा जाने वाला है। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप हमें बाहर की ताज़ी हवा में सांस लेने दे सकते हैं? हाँ, हम अभी अभी अमर दुनिया में आए हैं और इसे महसूस करने का समय नहीं मिला है। मैं अभी भी संप्रदाय प्रमुख के पास रहना चाहता हूँ। भाई आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इस बार तुम गुरसूत्र आरेख आश्रम में नहीं जा रहे हो, बल्कि दूसरे लोगों के विशेषज्ञों के साथ नियमों को समझने के लिए अभ्युदय मंच पर जा रहे हो। दूसरे लोगों के विशेषज्ञों के साथ? क्या वे निपटने में आसान हैं? हाँ, वे सभी प्रमुख लोगों के वरिष्ठ हैं। मैं वास्तव में उनके साथ होने में थोड़ा घबराया हुआ हूँ। आरव का पीछा करते हुए सभी जल्द ही अभ्युदय मंच के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गए। आसपास देखते हुए ये वास्तव में बहुत विशाल है, लाखों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन केवल 10,050 स्वाभाविक रूप से गठित आसन फूटॉन्स हैं जो हवा में बिखरे हुए हैं। जाहिर है, केवल आसन पर बैठकर ही नियमों की आभा का पक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सभी आसन बीच में सबसे ऊंचे सिंहासन के चारों ओर व्यवस्थित हैं। वह ठीक वही था जिस पर पिछले नगर प्रमुख ने लड़कर बाहर निकलते समय बैठा था, और इसे इस अभ्युदय मंच का मूल माना जाता है। इस समय प्रमुख लोगों ने अंदर खेती करने के लिए उम्मीदवारों को पहले ही चुन लिया है। गुह्यकोश खगेश, शून्य अतल असुर साधक, तीव्रता से बदलते बाई चैंग और स्वर्ण नाग राजा, ये नेता निश्चित रूप से सभी अंदर हैं। इसके अलावा चुने जा सकने वाले बाकी लोग कम से कम संत लोक के मध्य चरण में हैं। एकमात्र अपवाद हरिलता और हृदय जनजाति के अन्य 4 ज्येष्ठ हैं। क्योंकि वे आरव के करीब हैं, इसलिए उन्हें अपवाद के रूप में चुना गया था। यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों पर बहुत दबाव डालता है। इस मानक के अनुसार उनमें से केवल निया शर्मा, लिन निगम और लयाना ही मानक को पूरा करते हैं, और अन्य दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य योग्य नहीं हैं। राजभवन स्तर पर चौथी पीढ़ी के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए। खासकर चूंकि संतलोक के शुरुआती चरण और प्रवेश संतलोक के 9वें स्तर में लोगों का एक बड़ा समूह बाहर उत्सुकता से देख रहा है, इससे सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है और लगता है कि वे योग्य नहीं हैं। हालांकि प्रवेश करने के बाद अपेक्षित अस्वीकृति दृश्य प्रकट नहीं हुआ। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों के आगमन को देखकर गुह्यकोश खगेश, शून्य अतल असुर साधक, तीव्रता से बदलते और अन्य जल्दी से आसनों से उठ गए और उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ जोड़े। संप्रदाय प्रमुख आरव यहाँ हैं। क्या ये आपके उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सदस्य हैं? निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक पुरुषों में एक ड्रैगन है और उनका भविष्य असीम है। हा, छोटे दोस्त, आओ और इस बूढ़े आदमी के साथ बैठो। अगर आपको नियमों को समझने में कोई सवाल है तो आप किसी भी समय इस साधक से पूछ सकते हैं। स्वागत, आओ और बैठो। उत्साह का ये स्तर शिष्यों को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया, जैसे कि वे एक बादल में गिर गए हों। दूसरे लोगों के इन वरिष्ठों ने न केवल उनका स्वागत किया, बल्कि उनके लिए शीर्ष स्तरीय आसन भी छोड़ दिए। यह उनके लिए चापलूसी करने के लिए बस बहुत अच्छा था। वे मूर्ख नहीं हैं और स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि यह जरूर संप्रदाय प्रमुख के कारण है। संप्रदाय प्रमुख वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं और वास्तव में प्रमुख लोगों के विशेषज्ञों को एक ही समय में आश्वस्त कर दिया है। सभी के बैठने के बाद वे जल्दी ही खेती की स्थिति में प्रवेश कर गए। भाई आरव ने भी बिना किसी झिझक के सिंहासन लिया। उन्होंने तुरंत नियमों की समृद्ध आभा महसूस की और उनका राजभवन लोक तत्काल सक्रिय हो गया। राजभवन लोक के भीतर के 992 मुख्य नियम बारिश से पोषित पौधों की तरह सामान्य खेती की तुलना में 5 गुना तेज दर से बढ़े। कुछ देर अभ्यास करने के बाद आरव पर विभिन्न अंतर्दृष्टि की बाढ़ आ गई। हर तरह के नियम महीन बारिश की तरह चुपचाप चीजों को पोषित कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ की अमर युवान शक्ति बाहर की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध थी। बस एक छोटे से पहर में 2 उच्च चरण साधना लोक के अभ्यासी आकाश में उड़ गए और बाहरी दुनिया में चले गए। उनकी अंतर्दृष्टि आ गई थी और अमर आरोहण आपदा आ रही थी। बाहर गड़गड़ाहट गरज रही थी, लेकिन आरव थोड़ा अधीर था। दूसरों की नज़र में ऐसी साधना की गति बहुत तेज होगी जिसके लिए वे भीख मांगेंगे, लेकिन अफसोस वह संतुष्ट नहीं था।
सामान्य साधना की परिस्थितियों में दिव्यलोक में एक मुख्य नियम को प्रवेश स्तर से छोटी सफलता तक बढ़ाने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे, और वह भी अच्छी प्रतिभा की स्थिति में। निम्न लोक के प्रतिभाशाली लोग लगभग इसी गति से चलते थे। साधारण अमर शायद 1 लाख या 10 लाख सालों में भी ऐसा नहीं कर पाते। आरव की प्रतिभा शीर्ष पर थी और शायद वह 1000 साल में ऐसा कर सकता था। इस आधार पर 5 गुना गति वृद्धि के साथ भी इसमें कई 100 साल लगेंगे। कुल 992 मुख्य नियम थे, तो वह उन सभी को कब तक साध पाएगा? वह इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने सोचा था कि यह आरोहण मंच बहुत शानदार है, लेकिन क्या यह अभी भी केवल कड़ी मेहनत नहीं है? ये वास्तव में सिर्फ दिखाने के लिए है। वह निराशा में उठ गया अब और समझने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। क्या लॉटरी निकालना तेज नहीं था? क्या वे सच में उससे, इस बूढ़े व्यक्ति से, सैकड़ों हजारों साल तक यहाँ बैठने की उम्मीद कर रहे थे? निया, यहाँ आओ। उसने निया शर्मा को जगाया, जो अभी अभी साधना की स्थिति में आई थी, और फिर सिंहासन की ओर इशारा किया। तुम वहां जाकर साधना करो। बीच वाले सिंहासन के नियम और आभा सबसे समृद्ध थे और साधना का प्रभाव सबसे अच्छा था। चूंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, तो इसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। अरे, निया शर्मा की कोमल और सुंदर आंखें थोड़ी कांपीं और फिर उसने बार बार हाथ हिलाए। नहीं नहीं, वह आपका स्थान है, संप्रदाय प्रमुख, मैं वहां नहीं बैठ सकती। मुझे यहाँ साधना करने की जरूरत नहीं है। तुम इस संप्रदाय की ज्येष्ठ शिष्या हो, इसलिए तुम मेरी जगह यहाँ बैठ सकती हो। बोलने के बाद आरव ने बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे सिंहासन पर बिठा दिया। इस हरकत ने अंततः दूसरों को जगा दिया। तुरंत सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। इससे निया शर्मा थोड़ी घबरा गई और उसका चेहरा लगभग लाल हो गया। गुह्यकोश खगेश ने आश्चर्य से कहा, संप्रदाय प्रमुख आरव, यह क्या? ओह, मेरी साधना आप लोगों से थोड़ी अलग है, इसलिए मैं उसे यह स्थान दे रहा हूं। तो ऐसी बात है। गुह्यकोश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया, प्रशंसा करते हुए। संप्रदाय प्रमुख आरव वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति हैं और उनके कार्य हमसे बहुत अलग हैं। अन्य लोगों ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बिना कोई और सवाल पूछे आंखें बंद करके अपनी साधना जारी रखी। अब वे भी समझ गए थे कि आरव कोई भी अजीब निर्णय क्यों न ले, उसका कोई गहरा अर्थ जरूर होता है। अगर उन्हें समझ नहीं आया तो इसका मतलब था कि उनकी सोच उतनी ऊंची नहीं थी। इसलिए बस उसका समर्थन करो। सिंहासन चारों ओर से रक्षकों से घिरा हुआ था, जो सभी दिशाओं के वातावरण पर हावी था। अगर भी चांग, गुह्यकोश, क्षमाशील या अन्य लोग इस पर बैठते तो इससे दूसरों में जबरदस्त असंतोष पैदा होता। लेकिन अब उम्मीदवार संप्रदाय प्रमुख आरव का अपना व्यक्ति था। अगर वह एक महिला शिष्या को सिंहासन पर बिठाना चाहता है जो अमर, असुर, राक्षस और अन्य अजीब जाति के नेताओं के एक बड़े समूह को दबाए, तो ऐसा ही सही। ये देखकर कि किसी ने आपत्ति नहीं की, निया शर्मा ने राहत की सांस ली। आरव जाने ही वाला था कि उसे कई नाराज निगाहें महसूस हुईं। लयाना और लिन निगम के नेतृत्व में। अब क्या हो गया? उसे अपनी आवाज भेजनी पड़ी, अच्छे से साधना करो, मेरी सुंदर उपस्थिति में लीन मत हो जाओ। इशिता ने खट्टी आवाज में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, संप्रदाय प्रमुख ज्येष्ठ शिष्या निया से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लयाना ने भी कम मूड में कहा, भय आरव, क्या आपने अपना मन बदल लिया है? लिन निगम ने सीधे कहा, संप्रदाय प्रमुख, ये वह क्यों है? क्या आपने पहले ही चुन लिया है? क्या चुन लिया? यह क्या बकवास कर रही हो? समझ से परे। उसका भाव सीधा हो गया और उसने डांटा, केवल एक ही स्थान है, साथी शिष्यों को एक दूसरे के साथ समझना और विनम्र होना चाहिए। जब लाभ हो तो जलन मत करो, समझे? लड़कियां अवाक रह गईं। क्या हम लाभ के लिए लड़ रहे हैं? आरोहण मंच छोड़ने के बाद आरव ने फिर से मोहन को बुलाया। तुम नियमों की साधना करने अंदर क्यों नहीं गए? संप्रदाय प्रमुख नहीं जानते, लेकिन इस वृद्ध व्यक्ति के शरीर पर आखिरकार कब्जा कर लिया गया था और मैं सुधार जारी नहीं रख सकता। इसके अलावा इस आरोहण मंच के नियम मेरे लिए सीमित सुधार वाले हैं। मोहन का पिछला लोक एक गहन अमर से ऊंचा था। तो ऐसी बात है। आरव ने एक पल सोचा और आखिरकार एक फैसला किया। वह अनुबंध जो शुरू में तुम्हारी मुख्य आत्मा के चिन्ह पर उत्कीर्ण किया गया था, मैं अब तुम्हें वापस कर दूंगा। अब जब सभी इतने परिचित थे तो उसे अनुबंध का उपयोग करके उसे रोकना जारी रखने की जरूरत नहीं थी। मुख्य आत्मा को उसे वापस करने से उसकी अमर आत्मा बहुत अधिक पूर्ण हो सकती है और उसकी शक्ति भी मजबूत हो सकती है। अरे, मोहन पहले खुश हुआ, कोई नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा हमेशा अपूर्ण रहे। लेकिन फिर वह फिर से घबरा गया। संप्रदाय प्रमुख का इससे क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि अब आपको इस वृद्ध व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है? दंडपानी परिवार में बर्बाद किए गए वर्षों के बारे में सोचते हुए उसने कोई सुधार नहीं किया था और केवल भटक सकता था। इस लोक का बालक का अनुसरण करने के बाद से उसे पूरे रास्ते ले जाया गया था। केवल 2 या 3 वर्षों में वह दिव्य लोक में लौट आया था।
विरोध बहुत मजबूत था। उसके साथ बूढ़े दादा का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था और वह जाने नहीं देना चाहता था। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, कहा, ज्येष्ठ मोहन मजाक कर रहे हैं, आप वह व्यक्ति हैं जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। ये बॉस होने का नाटक करने के लिए सबसे अंतरंग सहायक था और वह इसे एक अमर सम्राट के लिए भी नहीं बदलेगा। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, लोक का बालक के मुख्य घेरे को आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी गई थी। मोहन मुख्य आत्मा के प्रवेश को स्वीकार करने से पहले अत्यधिक उत्साहित था। मुख्य आत्मा और अवशेष आत्मा बहुत जल्दी आपस में मिल गईं, आखिरकार वे मूल रूप से उसी की थीं। एक पल में आरव को भी महसूस हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति एकदम नया था। पूरे व्यक्ति का स्वभाव अचानक बहुत बदल गया। पहले के अगोचर वृद्ध से अब वह तेज और प्रभावशाली बन गया। आभा ने उसे एक असीम समुद्र का एहसास कराया जो पिछले गहन अमर नगर प्रमुख से भी मजबूत था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले सच में अमर पूज्य था? अरे नहीं, एक दानव पूज्य। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण अमर के बाद अमर पूज्य आता है। एक अच्छे समायोजन के बाद मोहन ने अपनी गति को रोका और उसकी उपस्थिति फिर से हार्मलेस हो गई। प्रणाली फिर से बज उठी, जिससे उसे 5 अरब अंक प्राप्त करने का संकेत मिला। ऐसा लगा कि प्रणाली की नज़र में उसका मूल्य बहुत बढ़ गया था। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख, इस वृद्ध व्यक्ति की अमर आत्मा आखिरकार पूरी हो गई है। अगर मैं भविष्य में इसकी मरम्मत करता हूं तो मैं अपनी चरम शक्ति का 10% बहाल कर सकता हूं। आखिरकार उसके पास अभी भी अतीत का अमर देह नहीं था, केवल एक अमर आत्मा थी। इसके अलावा अमर आत्मा अभी भी वर्तमान शरीर कंटेनर द्वारा सीमित थी। भविष्य की मरम्मत का इंतजार क्यों करना? आरव कंजूस नहीं था और सीधे उसे आत्मा की मरम्मत के लिए 1 दर्जन अमर गोलियां दी, जिनमें से एक तीसरी श्रेणी की अमर गोली थी। उन अमर गोलियों को लेते हुए मोहन आंसू से भर गया। ये गोलियां उसके लिए बहुत मददगार थीं। ऐसा अच्छा लोक का बालक उसे कहाँ मिल सकता था? संप्रदाय प्रमुख, चिंता न करें, उस अमर नगर आरोहण युद्ध में ये वृद्ध व्यक्ति निश्चित रूप से अग्रिम पंक्ति में लड़ेगा। अन्य लोग 1 लाख साल बाद आरोहण युद्ध के अगले दौर का इंतजार करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मोहन बहुत स्पष्ट था कि संप्रदाय प्रमुख इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लोक का बालक सामान्य मार्ग पर कैसे चल सकता था? जल्द ही वह निश्चित रूप से चुनौती शुरू करेगा। उसके इस बयान ने आरव को हक्का बक्का कर दिया। अग्रिम पंक्ति में लड़ना? बूढ़े व्यक्ति, तुम गलत समझे है ना? मैंने तुम्हें बॉस होने का नाटक करने का अवसर देने के बारे में कभी नहीं सोचा। मोहन के अपनी अमर आत्मा की मरम्मत के लिए जाने के बाद आरव ने हुआन को बुलाया। जैसे ही वह बाहर आई, छोटी लड़की एक जिज्ञासु बच्चे की तरह बड़बड़ाने लगी। ओह, ये कहाँ है? माँ, ये कहाँ है? ये बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई आध्यात्मिक नस क्यों नहीं मिल रही है? क्या ये हमारा नया घर है? अभी भी मुझे माँ कह रही है। भाई आरव ने अपनी ठोड़ी उठाई, उसे बिना किसी ज्ञान के देहाती की तरह देखते हुए। ये दिव्य लोक है, जाहिर है यहाँ कोई आध्यात्मिक नस नहीं है। तो हम दिव्य लोक में आ गए हैं। माँ वास्तव में भाग दौड़ में अच्छी है, रोज घर बदलती रहती है। जब वह गूढ़सूत्र आरेख के अंदर थी तो छोटी लड़की वास्तव में जब चाहे बाहर आ सकती थी, लेकिन वह आध्यात्मिक नसों के अंदर रहना पसंद करती थी। गूढ़सूत्र आरेख के अंदर बाकी सभी को लगा कि समय धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन वह बस सोती रही। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा भाई ढूंढा है, मैं आज तुम दोनों को मिलवाता हूँ। छोटा भाई? हुआन की लंबी पलकें फड़फड़ाईं और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या माँ ने किसी के साथ बच्चा पैदा किया? क्या ये निया शर्मा है या लयाना? धत, तुम इतना सब जानती हो। मैंने सच में सोचा था कि तुम मासूम और अज्ञानी हो। आरव ने इशारा किया और छोटा श्वेत को बुलाया। यह हुआंग है, तुम्हारी बड़ी बहन। ये छोटा श्वेत है। तुम दोनों एक दूसरे को जानो। इन दोनों में से कोई भी सामान्य प्राणी नहीं थे और वह नहीं जानता था कि क्या होगा। दोनों के मिलने के बाद वे बस एक दूसरे को घूरते रहे। लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये दृश्य थोड़ा अजीब था। एक बूढ़े पिता के रूप में भाई आरव थोड़ा चिंतित था। वह चाहता था कि वे एक खुश और प्यार करने वाला परिवार बने। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों पहली नज़र में दुश्मनों की तरह क्यों दिख रहे हो? नहीं पिताजी, आपने गलत समझा। छोटा श्वेत के प्यारे छोटे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई और फिर वह खुले दिल से आगे बढ़ा और हुआन को गले लगा लिया। मैं बस अपनी बहन को देखकर बहुत उत्साहित था। बहन, गले लगाओ। अच्छे भाई। हुआन का थोड़ा बच्चे जैसा चेहरा भी मुस्कुराहट से भरा हुआ था और उसने छोटा श्वेत की पतली पीठ थपथपाई। इतना छोटा भाई पाकर मैं कितनी खुश हूँ, यह मुझे नहीं पता। वास्तव में यह अच्छा है। भाई आरव ने राहत से सिर हिलाया, लेकिन छोटा श्वेत की पीठ थपथपाती हुआन की छोटी उंगली को देखते हुए उसे थोड़ा संदेह हुआ, क्या ताकत थोड़ी ज्यादा थी? पिताजी, क्या मैं अपनी बहन के साथ बाहर जाकर और करीब हो सकता हूँ?
माँ, मैं भी अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। जाओ जाओ। दोनों बच्चों को तुरंत दोस्ती करते देख भाई आरव ने अपने संदेह दूर कर दिए। उसने जाते हुए उनके आकृतियों को भी हाथ हिलाया। उसके बाद उसने अपना कठिन अभ्यास शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान वह पुरस्कार निकाल रहा था और युद्ध की लूट जमा कर रहा था, और उसने बहुत सारी अमर गोलियां और अमर क्रिस्टल प्राप्त किए थे। अंगूठी से मुट्ठी भर गोलियां निकालकर उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने स्तर बढ़ाने की अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर दी। बाहर गड़गड़ाहट गरज रही थी और लोग समय समय पर आरोहण मंच से निकलकर आपदा से गुजरने के लिए आ रहे थे। आरोहण मंच के नीचे हर किसी की ताकत तेजी से आगे बढ़ रही थी। पिछली हॉल में मोहन भी तेजी से अपनी अमर आत्मा की मरम्मत कर रहा था। आरोहण मंच के नीचे एक पीली और एक सफेद रोशनी के दो गोले तेजी से टकरा रहे थे। सब कुछ इतना फल फूल रहा लग रहा था। सारी गोलियां खाने के बाद भाई आरव सीधे पहले श्रेणी के सत्य अमर से 9वें श्रेणी के सत्य अमर तक कूद गया। हालांकि उसके पास गहन अमर स्तर का युद्ध कला लोक था, इसलिए उसके सफलता में कोई बाधा नहीं थी। और सनातन अमर देह का अवशोषण और रूपांतरण की गति बहुत तेज थी। दवा के साथ सुधार हो रहा था, लेकिन उसके इतनी तेजी से सुधरने का कारण मुख्य रूप से ये था कि गोलियां बहुत ज्यादा थीं। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध कला का आधार बहुत गहरा है और आवश्यक गोलियां अन्य साधकों की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं। अमर आत्मा के मामले में उसकी अमर आत्मा का स्तर बढ़ाना भी आसान नहीं था। सौभाग्य से इस बार उसने 2 गहन अमर को नष्ट कर दिया और उनका संग्रह कई स्वर्गीय अमर को ढेर कर सकता था। इसके अलावा 200 स्वर्गीय अमर भी मारे गए थे। इसने आखिरकार उसके लोक को ढेर कर दिया। अपनी साधना को 9वें स्तर के सत्य अमर तक पहुंचने के साथ भाई आरव उत्साहित था और उसने कुछ और अंक प्राप्त करने का फैसला किया। इसलिए उसने पिछले नगर प्रमुख का जैड शासक बाहर निकाला। ये चीज़ वास्तव में आरोहण मंच को नियंत्रित करने और सारकोर को बुलाने के लिए एक जादुई हथियार है। जैड शासक को शुद्ध करते हुए उस पर तुरंत अनगिनत शिलालेख दिखाई दिए, अतुलनीय रूप से रहस्यमय। इसके अलावा आरोहण मंच के ऊपर एक विशाल सुनहरी सूची दिखाई दी, जिसने नगर के कई लोगों को देखने के लिए आकर्षित किया। आरोहण सूची। पहला स्थान अभी भी पंचसागर नगर है। उन्होंने अब 158 खेल जीत लिए हैं। शीर्ष 3 नहीं बदले हैं। चांदनी नगर, जो पहले चौथे स्थान पर था, 6ठे स्थान पर धकेल दिया गया है। प्रतिस्पर्धा वास्तव में भयंकर है। द्विदीप नगर शीर्ष 10 में घुस गया है। 600 जीत का रिकॉर्ड, अद्भुत। मुझे पता था कि वे अंदर आ सकते हैं। आखिरकार उनके पास 6 स्वर्ण अमर हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा नगर प्रमुख एक स्वर्ण अमर है? मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले नगर प्रमुख को नष्ट करने में सक्षम होने के कारण शायद वह सच में है। पूर्व नगर प्रमुख की हत्या के संबंध में इन अमर नगर निवासियों में बिल्कुल भी दुख नहीं था। कोई नफरत या गुस्सा या ऐसा कुछ नहीं था। वे नगर प्रमुख के वंशज नहीं थे। जब तक आरव उनका नरसंहार नहीं करता, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नगर प्रमुख कौन था। उन्होंने तो यहाँ तक उम्मीद की थी कि नगर प्रमुख और भी शक्तिशाली होगा। इस तरह स्थापना नगर का रिकॉर्ड बेहतर होगा, आरोहण मंच की नियमों की शक्ति मजबूत होगी और वे भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, है ना? जहां तक शीर्ष 10 में प्रवेश करने की बात है, उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। ये तो बस अवास्तविक था। इसके बाद उन्होंने देखा कि घनी सूची के नीचे एक नाम अचानक तेजी से चमक उठा। धत। नगर प्रमुख ने चुनौती पर क्लिक किया। मुझे देखने दो, उसने किस नगर को चुनौती दी। रणगर्जन नगर। जैसे ही भाई आरव ने चुनौती पर क्लिक किया, पूरा आरोहण मंच अचानक एक अंतरिक्ष में बदल गया। स्पष्ट रूप से इसने कोई कंपन या हलचल अनुभव नहीं की, लेकिन इसे एक और दृश्य में रखा गया था जो अविश्वसनीय रूप से जादुई था। दूर सामने बादलों में एक और आरोहण मंच धीरे धीरे ऊपर उठा। विपरीत ऊंचे मंच पर धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। हर तरह के अमर कलाकृतियां और जादुई हथियार एक लुभावनी रोशनी से चमके। स्थापना नगर की तरफ सभी ने खाली आरोहण मंच की स्थिति को अविश्वास के साथ देखा। हे भगवान, रणगर्जन नगर 4 जीत वाला नगर है और उसमें 4 गहन अमर हैं, जो हमसे बहुत मजबूत है। यह मुश्किल है, हम निश्चित रूप से हारेंगे। अगर हम हारते हैं तो हमारे नियमों की शक्ति एक स्तर नीचे गिर जाएगी। हाय, हमने 4 जीत वाले नगर को क्यों भड़काया? अमर नगर आरोहण युद्ध। जीतों की संख्या एक नगर की ताकत को पूरी तरह से दर्शा सकती है। 4 जीत और 2 जीत में अनिवार्य रूप से अंतर है। हालांकि केवल 2 जीत का अंतर है, क्योंकि समान संख्या में जीत वाले अमर नगर बहुत अधिक हैं। दोनों के बीच रैंकिंग का अंतर वास्तव में 4 मिलियन है। हमने इतने मजबूत को क्यों भड़काया? अगर हमने 0 जीत या 1 जीत वाले नगर से लड़ाई की होती तो भी कुछ उम्मीद होती, है ना? जरूरी नहीं। क्या होगा अगर नगर प्रमुख सच में एक स्वर्ण अमर है? हाय, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। दूसरी तरफ भाई आरव आखिरकार इस बार अपने विरोधी से मिला। विपरीत आरोहण मंच पर 4 गहन अमर ने एक साथ अपनी अमर तलवारें भेंट कीं।
पूरे 500 स्वर्गीय अमर कतारबद्ध थे और उनके पीछे 20,000 से अधिक सत्य अमर थे। ये भी आरोहण युद्ध के नियमों की सीमा है, जिसमें अधिकतम केवल 30,000 लोग ही युद्ध में भाग ले सकते हैं। महज 2 जीत वाला एक अमर नगर वास्तव में हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है। तुम तो बस मौत को बुला रहे हो। विपरीत तरफ के नगर प्रमुख के बोलते ही उसके पीछे के स्वर्गीय अमर और सत्य अमर जोर से हंसने लगे। दूसरे पक्ष के उपहास का सामना करते हुए नगर प्रमुख आरव बहुत नाराज दिखे। आह, मैंने गलत क्लिक कर दिया। ये सुनकर विपरीत पक्ष और भी जोर से हंसा। हा, एक बार अमर नगर चुनौती सक्रिय हो जाने के बाद जीत का फैसला होना ही चाहिए। अब तुम्हारे लिए कोई वापसी नहीं है। गलत क्लिक कर दिया। तुमने सच में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। क्या तुम शायद एक जीत और 0 हार वाले अमर नगर पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे? हम तुम्हारे आरोहण मंच के नियमों की शक्ति को बिना किसी शिष्टाचार के स्वीकार करेंगे। उनके शब्दों को सुनकर नगर प्रमुख आरव हक्के बक्के रह गए। मेरा मतलब ये था कि मैं मूल रूप से 5 जीत वाले नगर पर क्लिक करना चाहता था। प्रत्येक चुनौती प्रतिद्वंद्वी खुद से 3 जीत के भीतर होना चाहिए। वर्तमान में स्थापना नगर की 2 जीत हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा 5 जीत वाले नगर को चुनौती दे सकता है। नगर प्रमुख आरव जैसे शानदार व्यक्ति के रूप में जाहिर है कि उसे सबसे ठोस प्रतिद्वंद्वी चुनना था, क्योंकि यह उसके नायक की स्थिति के अनुरूप होगा। वह 0 जीत या 1 जीत वाले नगरों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा। हालांकि क्योंकि सूची बहुत लंबी थी जिससे उसे चक्कर आ रहा था और इस रणगर्जन नगर की रैंकिंग सामने उन 5 जीत वाले नगरों से दूर नहीं थी, इसलिए उसने गलती से इस पर क्लिक कर दिया। इससे वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तुमने क्या कहा? तुम मूल रूप से 5 जीत वाले नगर पर क्लिक करना चाहते थे। विपरीत पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें कुछ हद तक संदेह हुआ कि वे एक पागल से मिले हैं। रणगर्जन नगर का नगर प्रमुख स्पष्ट रूप से नाराज था, महसूस कर रहा था कि उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान किया गया है। क्या तुम कह रहे हो कि हमारा रणगर्जन नगर लायक नहीं है? यह एक चमत्कार है कि तुम आज तक जीवित रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि आरोहण युद्ध के दौरान मृत्यु आम बात है। अपने लोगों को बाहर निकालो। संप्रदाय प्रमुख आरव के 1 लाख से अधिक अधीनस्थ थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर आरोहण मंच के बाहर साधना कर रहे थे और आरोहण मंच गायब होने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला था। वर्तमान में वह समूह स्थापना नगर की तरफ था, खाली आसमान को हक्के बक्के होकर घूर रहा था। जहां तक आरोहण मंच के अंदर साधना कर रहे 10,000 या उससे अधिक लोगों की बात है, वे सभी साथ आ गए थे। हालांकि वे साधना में लीन थे और उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने स्थान बदल दिया है और रणभूमि में आ गए हैं। और नगर प्रमुख आरव ने उन्हें बाहर आकर उसका श्रेय चुराने देने की योजना नहीं बनाई थी। तुम लोगों से निपटने के लिए इस नगर प्रमुख के लिए अकेला ही काफी है। जल्दी शुरू करो, देर मत करो। वह वास्तव में नहीं जानता था कि यह आरोहण युद्ध कैसे लड़ा जाता है। आखिरकार उसने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था। एक अनुभवी की तरह देखने के लिए उसने फैसला किया कि दूसरे पक्ष को पहला कदम उठाने दिया जाए, ताकि गलतियों के कारण खुद को मूर्ख न बनाया जा सके। क्या बस एक ही व्यक्ति? क्या तुम हमें इतना तुच्छ समझ रहे हो? विपरीत पक्ष के 30,000 लोग सभी क्रोधित थे। एक 4 जीत वाले अमर नगर को वास्तव में एक 2 जीत वाले अमर नगर द्वारा तुच्छ समझा जा रहा था। अपमान का स्तर थोड़ा हटकर था। लड़ो, उसे मार डालो, उसे बर्बाद कर दो। विपरीत पक्ष गुस्से से उछल रहा था और नगर प्रमुख एक मेनेसिंग आभा के साथ अखाड़े में उड़ गया। अपने हाथ में अमर तलवार लहराते हुए सुनहरी लपटें आकाश को ढक गईं, जिससे एक विशाल अग्नि फीनिक्स प्रेत बन गया। यह अपने दांत दिखाता था और आकाश में अपने पंजे लहराता था, जैसे कि वह सब कुछ राख में जलाना चाहता हो। नगर प्रमुख आरव ने मूल रूप से अग्नि प्रकार की युद्ध कला का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन पिछली बार स्थापना नगर के नगर प्रमुख को मारने के बाद उसने तीसरी श्रेणी की अमर तलवार नीलजल प्राप्त की, जो जल विशेषता वाली थी। इसलिए पिछली पहली श्रेणी की अमर तलवार प्राचीन सूर्य को स्वाभाविक रूप से ठंडे महल में भेज दिया गया और अंकों के लिए बदल दिया गया। जब रणगर्जन नगर का नगर प्रमुख अखाड़े में पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे हवा में एक काली जैद मंच दिखाई दिया, जिसका दायरा कुछ मील से ज्यादा नहीं था, जो एक गहरी रोशनी से चमक रहा था। जल्दी करो और मरने के लिए चुनौती मंच में प्रवेश करो। चुनौती मंच? इतना औपचारिक? नगर प्रमुख आरव थोड़ा भ्रमित था। काली जैद मंच के प्रत्येक सिरे पर वास्तव में 3 झंडे दिखाई दिए। उसकी तरफ लाल था, जो चुनौती देने वाले का प्रतिनिधित्व करता था। विपरीत तरफ नीला था, जो चुनौती स्वीकार करने वाले का प्रतिनिधित्व करता था। जिस चीज ने उसे और भी अजीब महसूस कराया वह ये थी कि विपरीत पक्ष के शेष 29,999 लोग सभी अपनी जगह पर रहे, एक भी बाहर नहीं आया। नगर प्रमुख आरव को विश्वास नहीं था कि उनमें ऐसी शूरवीर भावना थी। स्पष्ट रूप से उनके पास एक संख्यात्मक लाभ था, इसका उपयोग क्यों नहीं किया और इसके बजाय एक पर एक खेलें? क्या झुंड बनाकर उसे कुचलना बहुत अच्छा नहीं होगा?
काली जेड मंच के ऊपर ऊंचे आसमान को देखते हुए सीधे एक उल्टा टाइमर दिखाई दिया। वह आखिरकार प्रतिक्रिया कर गया। यह आरोहण युद्ध, क्या इसे कई दौरों में विभाजित किया जा सकता है? और पहला दौर नगर प्रमुखों के लिए एक पर एक मोड है। ये वास्तव में मुश्किल है। अगर यह एक अराजक हाथापाई होती तो वह आसानी से मारा जाता और फिर प्रणाली उसे पुनर्जीवित कर देती और उसकी धोखाधड़ी सक्रिय हो जाती। यह आसानी से सुलझ जाता। अब जब यह इस तरह बदल गया है तो सच में कहना मुश्किल है। नील जल अमर तलवार ले जाते हुए वह भी अखाड़े में उड़ गया। फिर ऊपर का उल्टा टाइमर रुक गया। ऐसा लगता है कि अगर आप समय पर अखाड़े में प्रवेश नहीं करते हैं तो इसे हार मान लिया जाएगा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, विपरीत तरफ के नगर प्रमुख ने बिना किसी अतिरिक्त बकवास के हमला शुरू कर दिया। कोई रास्ता नहीं था। नगर प्रमुख आरव का पिछला भड़काऊ अपमान बहुत ज्यादा था। वह उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब था। धमाका धमाका, विशाल अग्नि फीनिक्स ने आकाश को भरते हुए सुनहरी लपटें उगल दीं। अग्नि फीनिक्स के चारों ओर आकाश से बारिश का पर्दा नीचे उतरा। छोटी जंजीरों की तरह बारिश ने लपटों को विभिन्न क्षेत्रों में सील कर दिया। फिर उन्हें धीरे धीरे गला घोंटकर नष्ट कर दिया गया। आकाश और जमीन घृणा और जलने की तीखी गंध से भर गई थी। नीचे का काली जेड मंच केवल कुछ मील के दायरे में दिखता था, लेकिन दो अमर के बीच की लड़ाई, जो आसानी से भारी विनाश का कारण बन सकती थी, चुनौती मंच की सीमा के भीतर सीमित थी। स्थानिक विस्थापन की यह अजीब भावना निस्संदेह ऊपरी लोक के अमर सम्राटों और दानव सम्राटों के कारण हुई थी। आखिरकार वे ही थे जिन्होंने इस अमर नगर आरोहण युद्ध को सुविधाजनक बनाया था। उन्होंने ही प्रतियोगिता के नियम भी निर्धारित किए थे। दोनों ने अभी अभी लड़ना शुरू किया था और वे बराबर पर थे। इससे विपरीत तरफ के नगर प्रमुख को अत्यधिक अविश्वास महसूस हुआ। नगर प्रमुख आरव का लोक एक नज़र में स्पष्ट था, केवल सत्य अमर 9वां चरण। अगर यह पहले दौर में नगर प्रमुख के टकराव को निर्धारित नहीं करता तो वह व्यक्तिगत रूप से बाहर आने की जहमत भी नहीं उठाता और सीधे एक स्वर्गीय अमर अधीनस्थ को इसका ध्यान रखने के लिए भेज देता। लेकिन अब दोनों के बीच वार पलटवार के बाद वह ये जानकर हैरान था कि यह सत्य अमर बहुत स्वर्ग विरोधी था। उसकी अमर सार साधना वास्तव में सत्य अमर 9वें चरण पर थी, लेकिन उसके दाव हृदय की ताकत वास्तव में उसकी एक गहन अमर 6ठे चरण से कम नहीं थी। और वह अमर आत्मा भी बेहद अजीब थी, उसके बमबारी के तहत लगातार मजबूत खड़ी थी। जो वह सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता था वह नगर प्रमुख आरव की हमला शक्ति थी। हमला पूरे 7 वीर आत्माओं के बफ से जुड़ा हुआ था, साथ ही नील अजगर के सार रक्त का दबाव, साथ ही गहन अमर स्तर की युद्ध कला का आशीर्वाद और अंत में उसके सिर के ऊपर अमर संहारक भाला की सहायता। ये वास्तव में एक साधारण गहन अमर से कम नहीं था। ये कैसे संभव है? दोनों एक स्पर्श से अलग हो गए। विपरीत तरफ के नगर प्रमुख ने गुस्से में कई गोलियां निगल ली जिन्होंने अस्थायी रूप से उसकी लड़ाई की शक्ति को प्रेरित किया। वह हार नहीं सकता था। मुझे तुम्हारी जिंदगी दो। उसने अपनी अमर कलाकृति लहराए और साथ ही अपना जादुई हथियार सक्रिय कर दिया। अग्नि फीनिक्स प्रेत और भी बड़ा और हिंसक हो गया। शून्य पूरी तरह से किसी भी अंतराल से रहित था। बारिश का पर्दा पूरी तरह से नीले धुएं में जला दिया गया था, लकीरों में ऊपर उठ रहा था। फिर अग्नि फीनिक्स सीधे संप्रदाय प्रमुख आरव पर झपट पड़ा। द्वंद्वात्मक मंच पर एक हिंसक रोशनी फट गई। फिर आकाश भर में खून फैल गया और एक आकृति जो दोनों के हमलों की तुलना में नगण्य थी, तेजी से नष्ट हो गई। क्लांग, नील जल अमर तलवार म्यान में लौट आए। नगर प्रमुख आरव ने अपना हाथ उठाया और विपरीत नगर प्रमुख के शव पर अंगूठी, अमर कवच और अमर तलवार सभी उसके हाथों में आ गए। उसने तुरंत अंदर के संग्रह की जांच की और फिर राहत की सांस ली। सौभाग्य से अकेले इस नगर प्रमुख पर की चीजें 20 अरब अंकों के लायक थीं। अन्यथा उसने अभी अभी इस्तेमाल किया गया 10 गुना क्रिटिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा नुकसान होता। 9वें श्रेणी के सत्य अमर स्तर पर 10 गुना क्रिटिकल स्ट्राइक एक बार में 5 अरब अंकों का खर्च आता है। आरव की छिपी हुई क्षमताओं को धीरे धीरे प्रकट करने और 3 दिन और 3 रात तक लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा शुरू में ही सभी बफ्स को ढेर करना और अपना परम कौशल उपयोग करना पसंद करता है। चूंकि वह थोड़े समय में प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता और मर भी नहीं सकता, तो बस क्रिटिकल स्ट्राइक का उपयोग करो। एक क्रिटिकल स्ट्राइक तत्काल वध, समय और चिंता बचाता है। जैसे ही उसने जीत हासिल की, द्वंद्व अखाड़े के विपरीत तरफ के 3 नीले झंडों में से एक धीरे धीरे गायब हो गया। ये दर्शाता था कि प्रतिद्वंद्वी एक दौर हार गया। आरव को वापस उसके अपने आरोहण मंच पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। विपरीत तरफ रणगर्जन नगर के विशेषज्ञों का समूह अराजकता में था। उन्होंने कई बार आरोहण युद्ध में भाग लिया था और उन्होंने जीत और हार दोनों देखी थीं। लेकिन नगर प्रमुख की हत्या ने उन्हें अचंभित कर दिया। आखिरकार अगर वे जीत नहीं सकते थे तो वे वापस भाग सकते थे। एक प्रतिष्ठित गहन अमर को मारना इतना आसान नहीं था। जब तक वे अपने आरोहण मंच पर वापस भाग सकते थे, उन्हें सीधे पराजित घोषित कर दिया जाता और लड़ाई समाप्त हो जाती।
और प्रतियोगिता के नियमों के प्रतिबंधों के तहत दूसरा पक्ष उनका पीछा नहीं कर सकता था। इसलिए आमतौर पर वे अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन कौन जानता था कि आरव नगर प्रमुख को एक ही वार में मार देगा और भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। खासकर इसलिए कि भय आरव चीजों को करने के लिए काफी खास है। अगर कोई और जीतता तो उसने जीत लिया होता, लेकिन वह लड़ाई निपटान के कुछ सेकंड का फायदा उठाकर लूट की तलाश करता। नगर प्रमुख की मौत के साथ रणगर्जन नगर नेतृत्वहीन हो गया। ये बहुत मुश्किल है। विपरीत तरफ अराजकता थी और कुछ लोगों ने तो मौके पर ही अपनी लड़ने की भावना खो दी। दूसरों ने डर दिखाया। वे अंततः समझ गए कि विपरीत तरफ का नगर प्रमुख इतना आत्मविश्वासी क्यों था कि उसने 2 जीत के साथ 4 जीत को चुनौती देने की हिम्मत की। सेकंडों में गहन अमर को मारने में सक्षम। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक स्वर्ण अमर हो? सब शांत हो जाओ, अगले दौर में अब हमारे ऊपर है। ये व्यक्ति कार्रवाई नहीं कर सकता। ये सही है, डरने की कोई बात नहीं है। नियमों के अनुसार दूसरा दौर 29,999 लोगों का एक बड़ा सामूहिक युद्ध है। पूर्व स्थापना नगर की अमर युद्ध सेना यही करती थी, और पहले दौर में लड़ने वाले नगर प्रमुख दूसरे दौर में लड़ नहीं सकते। लेकिन वह इतना मजबूत है, उसके पास शक्तिशाली अधीनस्थ कैसे नहीं हो सकते? उसके अधीनस्थ घात लगाकर बैठे हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं मरना नहीं चाहता। एक समय के लिए विपरीत पक्ष के कुछ लोग लड़ने की भावना से भरे हुए थे, जबकि अन्य घबराए हुए थे। उन्हें संदेह था कि भय आरव के पक्ष में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं। काली जेड पत्थर का अखाड़ा भी चुपचाप गायब हो गया। उसकी जगह एक घाटी ने ले ली। यह ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, खड़ी पहाड़ की दीवारें हैं और दुर्गम ऊंचाइयां हैं। अंदर की घाटी अनगिनत कंकड़ और चट्टानों से भरी हुई है और यह बेहद चौड़ी है। हालांकि इस तरह के भूभाग का अमर लोगों के लिए ज्यादा महत्व नहीं है, ये सिर्फ एक दृश्य है। विपरीत तरफ के 29,999 लोगों ने सभी प्रकार की जटिल भावनाओं के साथ अखाड़े में प्रवेश किया। द्वंद्व का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। भय आरव अंदर उड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन पाया कि वह अंदर बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता। शून्य में एक बाधा थी जो उसे हवा में रोक रही थी, उसे इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने से रोक रही थी। विपरीत पक्ष के लोगों ने अभी अभी जो कहा था उसे याद करके वह अवाक रह गया। क्या ऐसा नहीं है? क्या मैं दूसरे दौर में लड़ नहीं सकता? इसके बजाय मुझे अपने अधीनस्थों को सामूहिक युद्ध के लिए बाहर भेजना होगा। तो लड़ने का क्या मतलब है? मैं आरोहण मंच में सभी बीचांग, गुह्यकोश, क्षमाशील और स्वर्ण नाग राजा को नहीं बुला सकता, है ना? फिर लयाना और निया शर्मा जैसे शिष्यों को भी बुलाऊं, उन्हें उनकी मौत के लिए बुलाऊं। विपरीत पक्ष अमर लोगों से भरा है और हमारे पक्ष के 90% से अधिक अभी तक अमर नहीं बने हैं। स्तर से परे चुनौती देने की एक सीमा होती है। संप्रदाय प्रमुख आरव की व्यक्तिगत कार्रवाई के बिना जीतना असंभव है। वह लोगों को उनकी मौत के लिए भेजना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल अपनी जगह पर बैठ सकता था और उल्टे टाइमर के समाप्त होने का इंतजार कर सकता था। वैसे भी निश्चित रूप से 2 से अधिक दौर होंगे। विपरीत पक्ष के लोग काफी बेचैन थे। युद्ध शुरू होने का इंतजार करने का माहौल तनावपूर्ण और दबावपूर्ण था और तीनों गहन अमर बारीकी से युद्ध संरचना की व्यवस्था कर रहे थे। लगभग 30,000 अमर लोगों ने तेजी से अपनी स्थिति ले ली। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने हथियार और जादुई हथियार को भेंट किया और अपने पूर्व निर्धारित कार्यों और जिम्मेदारियों के अनुसार पहाड़ों में छिप गए। एक बार जब गठन पूरा हो गया तो पूरी घाटी चुपचाप अंधेरा हो गई और धुंध हवा को भर गई, जिससे ये हत्यारे इरादे से भर गई। फिर उन्होंने स्थापना नगर की सेना के अपनी जगह लेने का इंतजार किया। पहली लड़ाई इतनी दयनीय थी, दूसरी लड़ाई बहुत खतरनाक होनी चाहिए। उन्होंने इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद विपरीत तरफ कोई हलचल नहीं हुई। कुछ देर और इंतजार करने के बाद भी विपरीत तरफ अभी भी कोई नहीं था। सेना के अखाड़े में प्रवेश करने का कोई संकेत नहीं था। रणगर्जन नगर के लोग परेशान थे, क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि विपरीत तरफ वास्तव में केवल एक नंगा नगर प्रमुख है और कोई नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसी कोई चीज है? उन्होंने इतने सारे आरोहण युद्ध लड़े हैं और दूसरा दौर हमेशा सबसे जीवंत और तीव्र रहा है। आखिरकार दोनों पक्षों को मिलाकर लगभग 60,000 लोग एक हाथापाई में होते हैं। ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है और नगर प्रमुख इस दौर की हाथापाई में जीतने के लिए हर जगह विशेषज्ञों की भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां विपरीत तरफ लोगों की संख्या अपूर्ण थी और सबसे कम बार केवल 10 लोग थे। ये दशकों पहले हुआ था जब उन्हें एक शक्तिशाली अमर नगर ने चुनौती दी थी। दूसरे पक्ष के पास पूरे एक स्वर्ण अमर और 31 गहन अमर थे। दूसरे दौर में उन्होंने लड़ने के लिए केवल 10 गहन अमर भेजे और बाकी लोग जाने के लिए बहुत आलसी थे। और उस समय उनके नगर प्रमुख और सेनापति ने बुद्धिमानी से हार मान लेना चुना था। अब वह नगर पहले ही शीर्ष 100 में प्रवेश कर चुका है और आज भी उनके द्वारा अक्सर इसकी बात की जाती है।
ऐसा लगता है कि रैंकिंग सूची में इतने ऊंचे एक प्रसिद्ध अमरनगर के खिलाफ लड़ने का अवसर पाना एक सम्मान की बात है। लेकिन उन्होंने दूसरे दौर में दूसरे पक्ष को एक भी व्यक्ति न भेजने के बारे में कभी नहीं देखा या सुना भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये हार मानना नहीं है? जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरा दौर वास्तव में उल्टे टाइमर के साथ समाप्त हो गया। चून की स्थापना नगर से किसी ने भी लड़ाई में भाग नहीं लिया, इसे त्याग के रूप में गिना गया। इसलिए दूसरे दौर को रणगर्जन नगर ने जीता घोषित कर दिया गया। स्थापना नगर की तरफ के 3 लाल झंडों में से एक भी गिर गया। रणगर्जन नगर के सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा। क्या हमने इस तरह एक दौर जीत लिया? हमने जीत हासिल की, ये बहुत अजीब है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी आसान आरोहण चुनौती का सामना नहीं किया है। अगर पहले दौर में भाई आरव का प्रदर्शन बहुत मजबूत नहीं होता तो वे शायद फिर से अपमानित महसूस करते। अरे विपरीत तरफ के मास्टर्स, क्या तुम्हारे नगर में केवल एक ही व्यक्ति है? तुमने एक व्यक्ति के साथ चुनौती का आदेश क्यों दिया? क्या तुम नहीं जानते कि यह आरोहण युद्ध समूह की शक्ति पर निर्भर करता है? क्या होगा अगर हम एक सौदा करें? तुम हमारे रणगर्जन नगर में क्यों नहीं आ जाते? हाँ हाँ हाँ, आओ और हमारे उपनगर प्रमुख बन जाओ। हमने अभी अभी एक विशेषज्ञ खोया है और तुम्हारे पास कोई जनशक्ति नहीं है, इसलिए यह एक अच्छा पूरक है। इन शब्दों को सुनकर भाई आरव खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। कृपया, मैंने अभी अभी तुम्हारे नगर प्रमुख को मारा है, ठीक है? अगर तुम बिल्कुल भी बदला लेने की योजना नहीं बनाते हो तो ठीक है, लेकिन तुम वास्तव में मौके पर ही शिकार कर रहे हो। क्या तुम इतना यथार्थवादी होना चाहते हो? जाहिर है वह सहमत नहीं होगा। आखिरकार स्थापना नगर का सार छोटा श्वेत उसका बेटा बन गया है। अगर तुम नगर बदलते हो तो तुम्हें पिता और पुत्र को अलग करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तुम खुदाई करके आते हो तो तुम केवल एक उपनगर प्रमुख बन सकते हो, जो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। अगर तुम नगर प्रमुख बनना चाहते हो तो एक वास्तविक बनो। इस समय प्रतियोगिता का तीसरा दौर भी शुरू हुआ। अखाड़े की घाटी धीरे धीरे गायब हो गई और शून्य में एक पारदर्शी बुलबुला दिखाई दिया। बुलबुला बड़ा नहीं है, केवल कुछ दसियों मीटर के दायरे में है। बुलबुले के चारों ओर धुआं उठता है जो बुलबुले को घेरे हुए है, मंडराता हुआ। भाई आरव के हाथ में जैद शासक जादुई हथियार अचानक जोर से कंपित हुआ। छोटा श्वेत, जो मूल रूप से आरोहण मंच के नीचे था, हवा में उसके बगल में दिखाई दिया। फिर हुआंग भी पीछा करते हुए बाहर निकली। तीसरा दौर अमरनगर के सार के बीच का द्वंद्व है। दोनों बच्चों को फिर से देखकर भाई आरव ने लगभग उन्हें पहचाना नहीं। हुआंग के बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर निशानों से ढका हुआ था। दूसरी ओर छोटा श्वेत की नाक पर चोट लगी थी और चेहरा सूजा हुआ था। उसकी बाईं आंख के चारों ओर एक काला घेरा था। धत, तुम दोनों को क्या हुआ? वह थोड़ा अविश्वसनीय था। ये दोनों बच्चे केवल पहली बार मिल रहे थे, है ना? क्या तुम दोनों लड़े? क्या मैंने तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना नहीं सिखाया? हुआंग हंस पड़ी और बोली, माँ, आपने गलत समझा। हम तो बस आपको चिढ़ा रहे थे। बोलने के बाद वह अपनी जगह पर घूमी और सुनहरी रोशनी के धब्बे धारियों की तरह उसके चारों ओर धीरे धीरे गिरे। पूरी प्रक्रिया एक आरोहण की तरह थी और फिर लड़की एकदम नई हो गई। उसके शरीर पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। तुम्हारे पास ये चाल है। भाई आरव ने अपने होठों को थपथपाया। इस लड़की के विशेष प्रभाव बहुत शानदार थे। ये बहुत अच्छा होगा अगर वह उसे कभी कभी उसके लिए भी एक सेट करने को कह सके। छी! छोटा श्वेत ने लगभग अगोचर रूप से अपनी आंखें घुमाईं। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक सफ़ेद रोशनी की चमक ने उसे उसके पिछले सही रूप में बहाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे पहले नाक पर चोट और सूजे हुए चेहरे वाला व्यक्ति कोई और था। पिताजी, अब मेरी लड़ने की बारी है। मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुम? भाई आरव ने बुलबुले को देखा। इस समय विपरीत तरफ के रणगर्जन नगर का सारकोर अंदर दिखाई दिया था। वह सारकोर बच्चे के आकार का नहीं था, यहाँ तक कि मानव रूप का भी नहीं, बल्कि केवल 2 पैर और एक खूनी मुंह वाला एक राक्षस था। राक्षस बहुत बड़ा नहीं था, एक वयस्क आदमी के आकार का था, लेकिन उसका विशाल मुंह उसके शरीर का आधा हिस्सा था। नुकीले दांत और लगातार टपकती लार को देखकर भाई आरव को ठंडा पसीना आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्यारा और एक भयंकर, क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा दुखद नहीं है? क्या तुम्हारा छोटा शरीर इसे हरा सकता है? छोटा श्वेत ने अपनी ठोड़ी को ठंडे ढंग से मरोड़ा और घमंड की नज़र से कहा, ये तो बस एक कागज का बाग है। पिताजी, मुझे आसानी से दुश्मन को हराते हुए देखो। भाई आरव का शरीर हिल गया। ये सही है, साधना की दुनिया की ताकत को कभी भी केवल आकार से नहीं आंका जा सकता। अन्यथा निम्नलोक के असंख्य क्षेत्रों में नंबर 1 स्वर्गीय दानव क्षेत्र होना चाहिए, जो हर मोड़ पर सैकड़ों हजारों मीटर के आकार का होता है, न कि बंजक क्षेत्र। ऐसा लगता है कि उसका बेटा भी प्रतिभाशाली है। अच्छा। भाई आरव बहुत खुश हुआ और एक कटोरा शराब कंजरिंग के लिए एक अंक का उपयोग किया।
योद्धा, कृपया इस कटोरे को पूरा पी लो। तुम्हारा पिता तुम्हें प्रोत्साहित करेगा और तुम्हें तुम्हारे रास्ते में मदद करेगा। केवल एक ही चीज जो भय आरव को दिखावा करने के लिए मंच स्वेच्छा से सौंपने के लिए मजबूर कर सकती थी, वह उसका अपना बच्चा था। छोटा श्वेत ने बिना कुछ कहे कटोरा लिया, उसे गटक लिया, जोर से अपना मुंह पोंछा और कटोरे को टुकड़ों में तोड़ दिया। पलटकर वह सीधे रणभूमि में चला गया। भय आरव नाराज नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। उसने यहाँ तक कि हुआन को एक अंगूठा भी दिखाया। देखो तुम्हारे भाई का लड़ाई से पहले का अंदाज, उसमें उसके पिता की वीरता है। हे हुआन ने हल्के से अपने मुंह के कोने को ढनका, यह नहीं पता था कि वह किस पर हंस रही थी। फिर भय आरव ने एक दुखद दृश्य देखा। बुलबुले के अंदर छोटा श्वेत को राक्षस द्वारा बिना किसी लड़ने की क्षमता के बुरी तरह से पीटा जा रहा था। जल्द ही वह फिर से सूजा हुआ और सूजकर एक सुअर के सिर जैसा हो गया। वह अभी भी अपने मुंह में चिल्ला रहा था, ये दादा तुम्हें पहले 3 चालें लेने देगा। बार बार मत बोलो, मेरा धैर्य सीमित है। धमाका धमाका धमाका। क्या तुम सच में मुझे एक बीमार बिल्ली समझते हो? अरे अरे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कब रुकना है? धमाका धमाका धमाका। मुझे अपना परम कौशल उपयोग करने के लिए मजबूर मत करो। उसे सैकड़ों बार पीटा गया था, लेकिन उसने अपना तथाकथित परम कौशल नहीं देखा था। ये पूरी तरह से एक तरफा पिटाई थी। विपरीत तरफ हंसी की एक गूंज थी। वे तीसरे दौर को जीतने के लिए निश्चित थे। आरोहण युद्ध ऐसा ही था, कुल 3 दौर, 3 खेलों में से 2 जीत। भय आरव हक्का बक्का रह गया। क्या उसका बेटा वास्तव में सारकोर में सिर्फ एक कमजोर मुर्गा था? एकमात्र शक्तिशाली चीज उसकी कचरा बात थी, खांसी। पिताजी बस ऐसे ही कह रहे थे। उसने अपने बगल में अपनी बेटी को थोड़ा अजीब तरह से देखा और फिर से सिखाया, उससे मत सीखो। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो मजबूत होने का नाटक मत करो। अंत में तुम्हें ही पिटाई मिलेगी। उसकी भंगिमा एक गलत प्रदर्शन है। हे हुआन फिर से हंस पड़ी। भय आरव थोड़ा रोक नहीं पाया। तुम्हारे भाई को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? कम से कम मुझे दुख और उदासी का थोड़ा सा भाव तो दिखाओ, है ना? क्या माँ चाहती हैं कि वह जीत जाए? भय आरव चकित रह गया, फिर खुश हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मैं भी उस राक्षस को हरा नहीं सकती, लेकिन हम 2 के खिलाफ 1 लड़ सकते हैं। 2 के खिलाफ 1। आरव के प्रतिक्रिया करने से पहले हुआन उड़ गई और बुलबुले में भी दिखाई दी। अंदर का राक्षस छोटा श्वेत का पीछा कर रहा था और उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक तीसरा व्यक्ति दिखाई देगा। असावधान होने पर उसने राक्षस को लात मारी, जिससे वह हवा में 2 बार लुढ़क गया और जमीन पर जोर से गिर गया। छोटा श्वेत, जो मूल रूप से भाग रहा था, ने अत्यधिक तेजी से प्रतिक्रिया की और तुरंत वापस मुड़कर उसे 2 बार लात मारी। कौन जानता था कि राक्षस पलट गया और फिर से खड़ा हो गया, एक बार में उसकी बांह को काट लिया। वाह वाह वाह, दर्द होता है, दर्द होता है। जब छोटा श्वेत चिल्ला रहा था तो हुआन फिर से राक्षस की पीठ पर कूद गई। उसने राक्षस के बाल पकड़े, जो स्टील की सुइयों की तरह थे, और उसे एक कंधे का फेंक दिया। इस बार छोटा श्वेत भी उसके साथ बाहर फेंक दिया गया। धमाका। राक्षस को चक्कर आने तक फेंक दिया गया। फिर भाई बहन एक ही समय में सवारी कर गए, हाथों और पैरों का उपयोग करके पागलपन से राक्षस को पीटने लगे। दोनों के संयुक्त प्रयासों के तहत स्थिति आखिरकार उलट गई। राक्षस को जल्दी ही उसके सारे दांत खोने की हद तक पीटा गया। छोटा श्वेत ने आखिरकार अपनी भौहें उठाईं और सांस छोड़ी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें केवल 3 चालें लेने दूंगा, लेकिन तुम लड़ने के आदी हो गए, है ना? धमाका धमाका धमाका। मैंने कहा था कि मेरा धैर्य सीमित है। तुम्हें मुझे भड़काना ही था। धमाका धमाका धमाका। तुम्हें मुझे अपना परम कौशल उपयोग करने के लिए मजबूर करना ही था। दूर खड़ा भय आरव अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देख रहा था। ये सही है। ये दिखावा की सही प्रक्रिया के अनुरूप है। जहां तक उन दोनों के एक पर गिरना, क्या वह अपमानजनक है? उसने इस पर विचार भी नहीं किया। उसने यहां तक कि लाउडस्पीकर बनाने के लिए अपने हाथ जोड़े और मैदान की ओर चिल्लाया। शाबाश, भाई बहन एकजुट होते हैं, उनकी ताकत सोने को तोड़ सकती है। विपरीत पक्ष हक्का बक्का रह गया। यह क्या है? प्रत्येक नगर में केवल एक सारकोर होता है, यहाँ तक कि पहले स्थान पर मौजूद पंचसागर नगर भी इसका अपवाद नहीं है। प्रत्येक तीसरा दौर सारकोर बनाम सारकोर 1 पर 1 होता है। लाखों वर्षों से इतने सारे आरोहण युद्ध ऐसे ही रहे हैं, बिना किसी अपवाद के। नियमों के प्रतिबंधों के तहत उनका तो जिक्र ही क्या, यहाँ तक कि अमर राजा भी तीसरे दौर की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन जो लड़की बाद में कूदी, उसकी क्या स्थिति है? यह एक फाउल है। यह नियमों के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है? कुछ गलत है। आरोहण युद्ध में कुछ गलत जरूर है। ये देखकर कि हाथ में जीत उड़ने वाली थी और सारकोर राक्षस को उसके आखिरी सांस तक पीटा गया था, वे अब और बैठ नहीं सके। वे भी आरोहण मंच से बाहर उड़ गए, इस लड़ाई में हस्तक्षेप करना चाहते थे।
लेकिन वे अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सके। अमर सम्राट द्वारा निर्धारित नियम को एक महज गहन अमर कैसे तोड़ सकता था? हताशा में वे केवल दूसरी तरफ के जादुई हथियार को प्रेरित कर सकते थे। सारकोर राक्षस को वापस बुलाना चाहते थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसे प्रेरित किया, सेनापति हैरान रह गया। इसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। सारकोर ने जादुई हथियार से संपर्क खो दिया है और एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? सामान्य परिस्थितियों में अगर सारकोर इसे हरा नहीं सकता था तो इसे तुरंत वापस बुलाया जा सकता था। भले ही इसे वापस न बुलाया गया हो, सारकोर वास्तव में अपने आप ही मैदान से हट सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राक्षस हट नहीं सकता। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।